अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हर अक्स कामिल बाशमा हाजिर खिदमत है, जिसे लिखा है अनुषा मलिक ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अपनी हैवी बाइक के साथ खड़ा वो कंधे पर लटके काले बैग से कैमरा निकालकर उसका लेंस सेट कर रहा था। काली जीन्स पर स्ट्रेच चेक शर्ट पहने, आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, पैरों में स्ट्रेच स्नीकर्स पहने, एक पाँव पीछे मोड़कर बाइक पर रखे, दूसरा सीधा किए वो इन्हें मार्क से कैमरे का एंगल सेट कर रहा था। 5 फुट 8 इंच का कद, कसरती जिस्म, गंदमी रंगत, चेहरे पर हुमावक छाई मुस्कुराहट, आंखों में मचलती शोखी और अक्सरों बेशतर माथे पर बिखरे बाल जो आखिर से थोड़े से बल खाते थे। वो कोई रोमानवी कहानियों का शहजादा ही था जो अपनी शोखो शरारती आंखों और मुस्कुराहट से अगले को तस्कीर कर लेता था। यूनिवर्सिटी में लड़कियां अच्छी खासे सुर्खो सफेद रंगत और अच्छी खासी कदो कामत वाले लड़कों को परे डालकर इस गंदमी रंगत वाले शहजादी की शोखियों और शरारतों ही की तो दीवानी थी। लेकिन वो इस सबसे बेनियाज बस अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाला लड़का था। उसे मोहब्बत ही तो बस खुद से जुड़े रिश्तों से, उसे प्यार था तो बस अपने कैमरे से, और इश्क था तो बस इस कैमरे में महफूज अक्स से। हाँ, शिफान अहमद बस एक ही तो काम दिल से करता था और वो था व्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उसने अभी कैमरा ऑन करके बोलना शुरू ही किया था कि पास से आवाज़ आई, अभी वो चाइना के शाम अदरीस। शिफान ने घूरकर अपने दोस्त को देखा जो अब दांत निकाल रहा था। इस सस्ते शाहवे जाफरी को इग्नोर करें प्लीज़। उसने भी उसकी चिट्टी गोरी रंगत पर चोट करते हिसाब चुकता किया। हाँ तो मैं कह रहा था कि अभी वो बोल ही रहा था कि फिर से आवाज़ आई, लोए लैलिन तो पतीसा, सुखियाँ रोटियाँ तो पतीसा। उसने अब की बार हाथ का इस्तेमाल किया और एक ज़ोरदार धमोका अहल की कमर में जड़ा तो वो कराह कर रह गया। अब तू बोल बीच में बेटा, तुझे ही बेच दूंगा, वैसे तेरा तो पतीसा भी नहीं मिलना, दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसका उस पर कोई असर ना हुआ। तो गाइस, मैं कह रहा था कि पिछली बार हमने चुनाव रोड की सैर की थी और इससे पहले फोर्ट मनरू की, लेकिन आज मैं आपको अपना मुल्तान शहर औलिया दिखाऊंगा और यहाँ का स्ट्रीट फूड खाएंगे। आज आप वो जगहें देखेंगे जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा। मुल्तान से बाहर वालों तैयार हो। फिर वो बड़े स्टाइल से व्लॉगिंग कर रहा था, इस काम में अब वो माहिर हो चुका था। चलिए फिर मैं आपको अपने प्यारे मुल्तान की सैर कराता हूँ। सो लेट्स सी सम अमेजिंग व्यूज़। कैमरा एक एंगल पर सेट करके वो अपनी हैवी बाइक पर सवार हुआ। आहल ने अपनी बाइक संभाली और दोनों की हैवी बाइक्स धुआं उड़ाती अपने सफ़र पर निकल पड़ी। तुम्हारी नज़रें क्यों सुबह से दरवाजे का तवाफ कर रही हैं? शहनाज बेगम जो तख्त पर बैठी चावल चुन रही थी अपने पास बैठी अपनी भांजी से पूछने लगी, जिसकी नज़रें कभी दरवाजे की तरफ उठ रही थी तो कभी लाउंज में लगी वॉल क्लॉक की तरफ। आज सुबह मेरा पार्सल आना था ना आनी, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया, शाम होने को है। उदासी से मुंह फुलाए बताया, आ जाएगा, इन कामों में थोड़ी देर सवेर हो ही जाती है। शहनाज बेगम ने आराम से समझाया तो वो उनके साथ चावल चुनने लगी। लॉन के सादा से सूट में दुपट्टा पीछे से गले में डाले, कंधों से थोड़ा नीचे आते स्याह बालों का मुड़ा तोड़ा सा जूड़ा बनाए, साफ रंगत वाली मन्नू ना जाने क्यों सादगी में भी प्यारी लगती थी। शायद ये उसके बाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल और उसकी वो अधखुली आंखें थीं जिन्हें शायर ने अपनी गज़ल में बयान किया था। उसकी यही आंखें तो गज़ब ढाती थीं। तकरीबन 5-6 मिनट बाद ही सलीम चाचा छोटा सा पार्सल लिए लाउंज के दरवाजे तक आए। नाम रऊफ़ की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी वो एक ही जस्त में तख्त से उतरती जूती पहने बगैर उन तक पहुंची। हाय अल्लाह जी चाचा, आप इस वक्त कोई फरिश्ता लगे हैं कसम से। उनसे पार्सल लेकर वापस लाउंज के सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई और जल्दी से पार्सल की पैकिंग का तिया पांचा किया। शापर और कागज़ टेबल पर बिखर गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका इश्क उसके हाथ में था। मेरा फेवरेट 3 नावल, शुक्र है अल्लाह का तुम आ गए। नावल की किताब को सीने से लगाए, उसकी खुशी दीदनी थी। हाँ, नावल ही उसका इश्क थे। मेरी हसरत ही रह जाएगी कि मेरी बेटी कभी अपने कोर्स की किताबों पर भी यूं नजरें करम फरमा दे। किचन से निकलती महनाज बेगम ने अपनी बेटी का जुनून देखकर नफ़ी में सर हिलाया। मम्मा पढ़ती तो हूँ, मनाम के मुंह बसोर कर कहने पर महनाज बेगम ने तंजिया हंसकर उसका मजाक उड़ाया। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ती है मेरी बेटी, सारा दिन पढ़ती है, इतना कि उसे और किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ नावल पढ़ती है। महनाज बेगम कहती कमरे की तरफ बढ़ गई तो वो भी छलांग लगाकर सोफे से उतरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जब कमरे से आवाज़ आई, निकम्मी औलाद, ये गंद उठाकर जाना यहाँ से, मैं मुलाजमा नहीं हूँ तुम्हारी। महनाज बेगम शायद जानती थी कि वो यूँ उठकर चली जाएगी, इसलिए खुफकी से बोली। अच्छा। बेदिली से टेबल से कागज़ और शापर उठाकर कूड़ेदान में डाले
और नॉवल को सीने से लगाए कमरे में आ गई। अल्लाह की कसम, आज तू ख़त्म है। नॉवल को देखकर कहती वो खुद ही हंस पड़ी और उसे खोलकर सोफे पर दराज हो गई। असर का वक्त था और वो दोनों अपनी बाइक से एक तरफ खड़ी करके किले के आसपास घूम रहे थे। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार था। यहाँ अक्सर बेशतर लोगों का काफ़ी रश रहता था। एक तरफ लंगर देने और लेने वालों का रश था। कई लोग फैमिलियों के साथ भी मज़ार देखने आते थे। आहल हाथ में कैमरा पकड़े मज़ार के आसपास घूमकर खूबसूरत मनाजिर कैद कर रहा था। किले की पिछली तरफ एक वसी सहन था जहाँ कई कबूतर इधर उधर बिखरे थे। शिफान ने मुट्ठी भरकर बाजरा फेंका तो कबूतरों का गोल उड़कर उसके करीब आ गया। आहल ने स्लो मोशन में बड़ी महारत से ये मंजर व्लॉग में कैप्चर किया। उसके साथ साथ चलता शिफान हर जगह की तफसील भी बता रहा था। किले से पैदल ही दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। ये है दमदमा की रीढ़ जो यहाँ से सीधा ऊपर जाती है और अगर वो सामने दमदमा आर्ट गैलरी है। शिफान ने सीधी रीढ़ पर ऊपर चढ़ते हुए सामने दूर से नजर आने वाली इमारत के बारे में बताया। कुछ ही लम्हों में दोनों इमारत के करीब पहुंच चुके थे। वो बहुत बड़ी इमारत थी जिस पर बड़ा सा दमदमा आर्ट गैलरी लिखा था। दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सामने कुछ छोटे साइज के मुजस्मे बनाए गए थे जिन्हें पंजाब खासकर मुल्तान के रवायती कपड़े पहनाकर जनूबी पंजाब के कल्चर की अक्कासी की गई थी। शिफान ने उनके करीब जाकर ये खूबसूरत मुजस्मे व्लॉग में दिखाए। उसके बाद दोनों दूसरी मंजिल पर आ गए जहाँ एक शीशे में बंद मुल्तान का मॉडल बनाया गया था। उसके पास जाकर शिफान ने चारों तरफ से दिखाया। पूरे शहर को एक मॉडल में कैद किया गया था। वैसे बाहर जितनी गर्मी है ना, मैं सोच रहा हूँ यहीं से मुल्तान की सैर कर लें। शिफान ने रुमाल से चेहरा साफ करते हुए कहा। मुल्तान में जून के शुरू में भी असर ढलने के बाद भी शदीद हब्स रहता था। दोनों काफ़ी देर से बाहर घूमने की वजह से पसीने में शराबूर थे। ये है दमदमा की छत। यहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आता है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुँचे जिसे दमदमा की छत भी कहते थे। रेलिंग के पास खड़े होकर शिफान ने कैमरा चारों तरफ घुमाया। वो सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हज़रत शाह रुकने आलम के दरबार हैं। सामने दोनों दरबार की तरफ इशारा करके बताया। ये सामने घंटा घर है, ये घंटा घर बाज़ार और इससे आगे हुसैनागाही बाज़ार। दूसरी तरफ कैमरा घुमाकर शिफान ने मंजर दिखाया जहाँ घंटा घर करीब ही था और वहाँ लोगों का जमे गफीर था। ट्रैफिक का शोर और लोगों का हंगामा। बस आज घंटा घर का आइडिया ड्रॉप करते हैं। गर्मी बहुत है, कल हम घंटा घर जाएंगे, इसलिए व्लॉग आपको परसों ही मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ सकते और वो हैं किले के गोलगप्पे। दमदमा की छत से उतरकर अब वो वापस किले की तरफ बढ़ रहे थे। ये हैं जी हमारे किले के मशहूर गोलगप्पे। चाचा 2 प्लेट। किले से कुछ फासले पर गोलगप्पों का ठेला था जिसके गोलगप्पे एक लंबे तरीन अरसे से पूरे मुल्तान में मशहूर थे। गोलगप्पे वाले को ऑर्डर देकर वो करीब रखी कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में गोलगप्पे तैयार हो गए। लें जी गोलगप्पे खाएं। वैसे मैं बहुत माजरत खा हूँ, अगर ये व्लॉग देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाए तो मेरा कोई कसूर नहीं, कहकर शिफान ने गोलगप्पा मुंह में डाला। वल्लाह का माल, बड़े मज़े ले लेकर दोनों गोलगप्पों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। शहनाज बेगम लाउंज में बैठी सामने लगी LED पर अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थीं जब सीढ़ियों से धक धक करके एक दूसरे के पीछे भागते दोनों नीचे आए। मन्नू की बच्ची चुड़ैल, मुफ्तखोर कहीं की, रुक जा तुझे बताता हूँ। वो चीखता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अलामान, अब कौन सी नई आफत आ गई है? शहनाज बेगम ने उन्हें यूं पूरे लाउंज में भागते हुए देखकर पूछा। अम्मी, आज ये मुफ्तखोर कत्ल हो जाएगी मेरे हाथों। मनाम हंसती हुई आगे थी और वो गुस्से से खौलता उसके पीछे। दोनों सोफों के आगे पीछे भाग रहे थे जिसकी वजह से शहनाज बेगम अपना पसंदीदा ड्रामा नहीं देख पा रही थी। आनी अभी वो उस तक पहुँचने ही वाला था कि वो दौड़कर अपनी खाला के सोफे के पीछे चली गई, जबकि शहनाज बेगम ने बैठे बैठे ही अपने बेटे का बाजू पकड़कर रोका। अब ये दंगल किस बात पे है? शहनाज बेगम ने शिफान से पूछा, जो बार बार हाथ चढ़ाकर मुंह चढ़ाती मनाम को पकड़ने की कोशिश में था। ममा, मैंने इस रिश्वतखोर को बर्गर खिलाया, आइसक्रीम खिलाई और एक नॉवल के पैसे भी दिए जिसके बदले इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना था। वो सख्त तैश में था। हाँ किया तो था, मनाम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, लेकिन दोबारा अनसब्सक्राइब कर दिया। बल्कि हमारी यूनी की लड़कियों से भी पता नहीं क्या क्या कहकर अनसब्सक्राइब करा दिया। मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए। यार वो गुस्से के साथ परेशान भी था। तो मनाम ने चढ़ाने को पूछा तो वो उसकी तरफ लपकने लगा। शहनाज बेगम ने फिर से उसे काबू किया। तो ये कि अब मेरे बेटे की तबलीग कौन सुनेगा? उसके सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं ना? उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कहा। यार मम्मा। वो नाराज़गी से उन्हें देखने लगा। मुनाम गर्दन पीछे फेंके हंसे ही चले जा रही थी। तेरी तो। शिफान फिर उसकी तरफ लपका। आनी बचाएं। वो भागकर शहनाज बेगम को चिपक गई। शर्म करो शिफान, बहनों के साथ ऐसा करते हैं? इस बात पर शिफान को तो सदमा ही लग गया था। बहन? ये मेरी?
अल्लाह ऐसे बुरे दिन ना लाए मुझ गरीब पर। उसने कानों को हाथ लगाया। मैं तो हैरान हूँ, चाचू और आनी ने इसे औलाद कैसे रखा हुआ है। कोई इसे घर की मासी ना रखे। मुनाम ने गुस्से से उसे घूरा जो अब दांतों की नुमाइश कर रहा था। दिल ही दिल में शिफान अहमद को भाड़ में दफा करके वो टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। अल्लाह करे अभी लाइट चली जाए। शिफान ने जब इन दोनों को ड्रामे में मुनहमिक पाया तो आहिस्ता से कहकर बाहर भागा और झबाक से हर चीज़ बंद। उनको पता था ये शिफान ही की हरकत है जो मेन स्विच बंद कर चुका था और वो दोनों चीखीं। शिफान वो गिराज में खड़े जोर से हंसा। अल्लाह की मर्जी, मुझे आवाज़ में कहकर घर से बाहर निकल गया। पीछे मुनाम ने उठकर मेन स्विच ऑन तो कर लिया लेकिन इतनी देर में ड्रामा ख़त्म हो चुका था। सखावत मंजिल में दो भाई मुक़ीम थे, बड़े मलिक अहमद सखावत और छोटे मलिक रऊफ़ सखावत, और उन दोनों भाइयों से छोटी इकलौती बहन लुबना बेगम जो शादी के बाद अपने शौहर और बच्चों के साथ कतर में रहती थीं। इन दोनों भाइयों की शादी उनके वालिद ने अपनी जानने वालों में की थी। बड़े बेटे का रिश्ता देखने गए तो शहनाज बेगम की छोटी बहन महनाज बेगम उन्हें रऊफ़ साहब के लिए पसंद आ गई। बस फिर इस तरह दोनों बहनें एक साथ ब्याह कर एक ही घर में आ गईं। अहमद और शहनाज को शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाज दिया, जबकि रऊफ़ और महनाज के यहाँ 2 साल बाद बेटी ने जन्म लिया। घर मुकम्मल था, रिश्ते मुकम्मल थे। दोनों भाइयों के साथ साथ दोनों बहनों में भी बला का इत्तेफाक था, लेकिन उनकी औलादों में इत्तेफाक तभी आता जब दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब पड़ता। बस फिर उससे ऐसे मीठे बनते कि घर वाले सोचने लगते कि ये हमारी वही औलाद है ना जो सारा दिन एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। शिफान और मुनाम जो घर में सारा दिन एक दूसरे से लड़ते थे वो बाहर वालों से एक दूसरे के लिए लड़ जाते। कभी कोई रिश्तेदार को किसी एक पर कोई गलत बात कर देता तो बस उसे अपने गुनाह बख्शवाने पड़ जाते, अगले को ऐसी ऐसी सुनाते कि वो अगला कई सालों तक घर से बाहर निकलने का भी ना सोचता। शिफान अहमद घर की पहली औलाद जिससे सब घर वालों की उम्मीदें वाबस्ता थीं और वो भी घर वालों की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश जान लगा कर रहे थे। मैट्रिक तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कॉलेज में जाके ऐसी शौक पाल लिया कि पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा। फोटोग्राफी और वीडियोस बनाने का शौक बचपन से था। अम्मा अब्बा के मोबाइल शिफान की फ़ोटोग्राफी से भरे होते थे। फिर कॉलेज में अपना मोबाइल आ गया और शौक बढ़ता गया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना DSLR ख़रीद लिया और बस शिफान साहब ने व्लॉगिंग शुरू कर दी। जब माहिर हो गए तो यूट्यूब पर अपना चैनल शिफान अहमद हेयर बना लिया। शिफान अहमद के व्लॉग्स के साथ साथ उसके अंदाज़ और फिर उसकी बातें जो ख़ास ना होकर भी अगले को घंटों बैठकर सुनने पर मजबूर कर देती थीं, लोगों को खींचना शुरू किया तो सब्सक्राइबर्स हज़ारों की तादाद में बढ़ते चले गए। अब्बा जी को उसकी इस अजीम सरगर्मी की खबर हुई तो तब शिफान को अंदाज़ा हुआ कि घंटा घर की पेशावरी चप्पलें कितनी मजबूत होती हैं। 2 दिन बैठना भी महाल हो गया था बेचारा शिफान। फिर बड़ी मिन्नतों और मस्कों के बाद फादर साहब ने सिर्फ वीकेंड पर व्लॉगिंग की इजाज़त दे दी। चलो शुक्र। दूसरी तरफ घर की दूसरी अजीम हस्ती जिन्होंने बचपन से ही डिजास्टर्स करने का ठेका ले रखा था, घर की कोई चीज़ टूटी हुई मिलती तो सबको पता होता ये मुनाम उर्फ डिजास्टर ही का काम है, और ये डिजास्टर का टाइटल भी शिफान अहमद की अनायत था। घर भर की लाडी जिसकी खिलखिलाहटों से ही 24 घंटे घर के दरो दीवार और घर वालों के जिंदा दिल रहते थे। पढ़ाई में वो शुरू से ही एवरेज थी। सोने पे सुहागा नॉवलों ने मज़ीद तवज्जो खींच ली। कॉलेज से एक दोस्त के कहने पर एक नावल पढ़ लिया तो बस मुनाम मैडम तो नावलों की दीवानी हो गई। फिर दिल के साथ साथ कमरे में भी हर आए दिन नित नए नावल सजाने शुरू कर दिए। उसके कमरे की रौनक ही इन किताबों से थी। सारा दिन कमरे में बंद रहकर नावल पढ़ती और जब अम्मा से सामना हो जाता तो एक उड़ती हुई चप्पल आती। सद शुक्र कि महनाज बेगम का निशाना कच्चा था। घर का कोई काम सुनकर ही मन्नू मैडम के पेट में मरोड़ उठने लगते और महनाज बेगम को जिस दिन जुनून चढ़ता मुनाम की खासी सख्ती आ जाती और फिर उसे सारा दिन काम ही करना पड़ता। और ऐसा शायद महीने में 1-2 बार ही होता था। जुमेरात का दिन था, मगरिब का वक्त हुआ तो हर तरफ दुकानों की सफ़ेद और पीली बत्तियां जल उठीं। लोगों की आमदोरफ्त सब हस्बे मामूल काफ़ी ज़्यादा थी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कान फाड़ते हॉर्न के साथ सड़क किनारे बैठे मुख्तलिफ रेडियों वाले भी बराबर का मुकाबला कर रहे थे। ख़रीदारों का रश भी बहुत था। इसी रश में से 2 हैवी बाइक्स धुआं उड़ाती निकलीं और घंटा घर चौक पर एक तरफ दुकान की पार्किंग में रुकीं। बाइक्स लॉक करके शिफान ने कंधों पर डाला, बैग उतार कर उसमें से कैमरा निकाला, उसका लेंस सेट करके बैग दोबारा कंधों पर लटकाकर कैमरा एक एंगल पर सेट करने लगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, शिफान अहमद हिज हेयर अगेन। कल गर्मी ने दमदमा से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैं आज फिर हाजिर हूँ आपको घंटा घर की सैर कराने के लिए। शिफान ने कैमरा चारों तरफ मोड़कर घंटा घर की रौनक दिखाई। यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हमारी प्यारी ख़वातीन जिन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी, बस शॉपिंग नहीं छोड़नी, पता नहीं किस मिट्टी से बनी है। वाकई में वहाँ ख़रीदारों में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी। छोड़ो सारी बातें, बस मुल्तान की सैर करते हैं। बहुत घूमे होंगे मरीज सवात नथिया गली की सर्द शामों में। आज मुल्तान
कि ये गर्मी इंजॉय करो। शिफान ने हंसते हुए रुमाल से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया और कैमरा हाथ में लिए आगे बढ़ गया। आहल पहले ही आगे एक स्टॉल पर खड़ा चीज़ें देख रहा था। घंटा घर चौक पर आपको 24 घंटे इतना ही रश मिलेगा। यहाँ की हर चीज़ ही बहुत फेमस है, ख़ास तौर पर स्ट्रीट फूड। शिफान आगे चलता जा रहा था और कैमरे में कभी अपना चेहरा दिखाता तो कभी चारों एतराफ़ की रौनक। हमारी कमज़ोरी, दफ्तन शिफान की बात पर आहल ने लुकमा दिया, जिससे शिफान भी मुत्तफिक था। सही में बॉस, स्ट्रीट फूड ही तो कमज़ोरी है। ये मैकडोनल्ड्स, KFC, फलाना ढमकाना तो बर्गर्स खाते हैं। हम प्योर देसी लोग हैं। हमारे सामने घंटा घर की एक दूध वाली बोतल रख दो, बंदा डाउन है। शिफान ने शरारत से कहा तो आहल भी हंस दिया। यह है घंटा घर की मशहूर खुस्सा मार्केट, जहाँ से फादर साहब ऐसे ऐसे खुस्से और पेशावरी चप्पलें लेकर जाते हैं ना कि दो दिन तो बैठा भी नहीं जाता। शिफान ने खुस्सा मार्केट में दाखिल होते मजलूम सी शक्ल बनाकर कहा तो आहल ने भी रोनी सूरत बना ली। सेम ब्रो सेम। दोनों एक दूसरे की शक्लें देखकर कहका लगा गए। अब आप लोगों के दिल ललचाने वाले हैं। दोनों एक छोटी सी दुकान पर रुके। 2 प्लेट बच्चे। आहल ने अंदर खड़े छोटे लड़के को आवाज़ दी। यहाँ भी लोगों का खासा रश था। पास ही कुछ कुर्सियाँ लगी थीं जो आज भरी हुई थीं। यहाँ तक कि अक्सर को खड़े होकर ही खाना पड़ रहा था, लेकिन दही भल्ले कौन छोड़े। पूरे मुल्तान से लोग यहाँ दही भल्ले खाने आया करते थे। यासीन दही भल्ले तो मुल्तानियों की कमज़ोरी थे। ये हैं यासीन दही भल्ले के चटखारेदार दही भल्ले। बिस्मिल्लाह। प्लेटें तैयार होकर आईं तो दोनों दही भल्लों से इंसाफ करने लगे। उसके बाद दोनों दुकानों और स्टॉल्स के इर्द गिर्द घूमते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ रश भी बढ़ता जा रहा था। दही भल्ले खाने के बाद दोनों खुस्सा मार्केट के एक दुकान में घुस गए। पूरी दुकान में घूमकर जूते देखे, जहां मर्दाना खुस्सों और पेशावरी चप्पलों की दीदा ज़ेब वैरायटी थी। यार, ये देखकर बड़ा दिल कर रहा है। अभी आहल कह ही रहा था कि शिफान तेज़ी से बोल पड़ा। खाने का पास खड़े सेल्स बॉय की बेसाख्ता हंसी छूटी, जिसने मुंह फेर कर मुस्कुराहट छुपाई। उसके बाद दोनों वापस घंटा घर चौक पर आए। रात के 8 बजने वाले हैं और इस गर्मी और हब्स का एक ही तोड़ है, घंटा घर की ठंडी ठार दूध वाली बोतल। दोनों एक दुकान पर रुके जहां पहले से लोगों का रश था, खासकर लड़कों का, जो इस गर्मी से बचने के लिए यहां आते थे। कुछ ही मिनट बाद आहल 2 बोतलें लिए आया। दोनों ने एक कोने में खड़े होकर बोतलें मुंह को लगाईं। आहा जस्सा, रूह तक ठंडी हो गई है यार। ठंडा ठार दूध अंदर उतारा तो शिफान ने मज़े लेते हुए कहा। दोपहर के 12:30 का वक्त था। सारे घर में खामोशी थी सिवाय किचन के, जहाँ से हल्की हल्की खवातीन के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। जबकि मुनाम लाउंज के सोफे पर दराज गोद में नॉवल रखे नहमाक से पड़ती ख्वाबों की दुनिया में ही खोई हुई थी। हाय काश मेरे घर वाले मेरे मुंह पर तुर्की का वीज़ा मारें और कहें जाओ जान छोड़ो हमारी। वो इस्तांबुल की सड़कें, वो इस्तकलाल स्ट्रीट, वो बर्गर किंग और वो शहजादों का जजीरा तुम्हें याद कर रहा है मुनाम रऊफ़। वो ख्वाबों में खोई कहे जा रही थी। दफ्तन किचन की चौखट पर खड़ी महनाज बेगम ने आवाज़ लगाई, तुम्हें तुम्हारे घर का किचन याद कर रहा है मुनाम रऊफ़। वो चौंकी। बेटा जी आकर ज़रा किचन को भी देख लें, वरना तुम जैसी निकम्मियों को जहान सिकंदर नहीं, फूफी का शीदा टल्ली ही मिलता है। आकर चटनी बनाओ। वो गुस्से से कह रही थी। शुक्र है मेरी फूफो का एक ही बेटा है और वो शीदा टल्ली भी नहीं है। दिल को तसल्ली दी। बकवास बंद करो और किचन में आओ। गुस्से से कहती किचन में चली गई तो वो भी पीछे गई। कौन सी चटनी बनानी है? दही प्याले में निकालते हुए पूछा। अभी तो फिलहाल मेरी औलाद मेरे ख्वाबों की चटनी बनाने पर तुली है। वो पहले ही तपी खड़ी थी। मजीद सुनाने लगी। अच्छा ना, अब ताने ना देने लग जाना। मुंह बसोर कर कहा तो महनाज बेगम ने तगड़ी घुरी से नवाजा। पुदीने की चटनी बनाओ जल्दी, अभी मेरा बेटा भी आता होगा, उसे भूख लगी होगी। जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं करके गया। महनाज बेगम के कहने की देर थी, उसे तो पतंगे लग गए। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शिफान सही कहता है। मुझे आप लोगों ने सच में किसी दरबार से उठाया था। हर वक्त बस मेरा बेटा, मेरा शहजादा, मेरा ये मेरा वो। आया बड़ा कद्दू के मुंह वाला आपका वो बेटा। यूनी में सारा दिन ना लोगों से छीन छीन कर ठोसा ही रहता है। ज़ोर ज़ोर से पुदीना पीसने लगी, जैसे शिफान को ही पीस रही हो। अच्छा बस करो, कभी तो लिहाज किया करो, बड़ा है तुमसे, महनाज बेगम ने खुफगी से कहा। गलती से 2 साल चटनी बनाते हुए सर झटका। सूरज को पीछे छुपाए आज बादल आसमान पर अटकलकरियां करते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी तेज़ हवाओं के दोष पर भागने लगते तो कभी सांस लेने को एक जगह रुकते, जिसकी वजह से आज मुल्तानियों को भी सुकून का सांस आया था। इतने हबज़दा दिनों में ये खुशगवार मौसम वाला एक दिन मुल्तान वालों के लिए खुशी का दिन था। एतवार का दिन था और गलियों में बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। ऐसे में गिलगश्त कॉलोनी में एक घर में मामूल से हटकर गहमा गहमी थी। लाउंज की बैरूनी सीढ़ियों पर बैठा वो अपने मोबाइल में मगन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा था। आखिर से बल खाते बाल माथे पर बिखरे थे, जिन्हें वो हर थोड़ी देर बाद एक हाथ से पीछे करता था, लेकिन हवा का एक झोंका फिर माथे पर ले आता।
हवा की शरारतों से तंग आकर अब वो बेनियासा मोबाइल में लगा था। नीली जीन्स पर भूरी टी शर्ट और सफेद स्नीकर्स में बिखरे बालों के साथ वो हल्की गंदम रंगत वाला शहजादा अपनी आंखों की शरारती चमक से ही दिलों को फतह करने की सलाहियत रखता था। दफ्तर कुछ गिरकर टूटने की आवाज़ आई तो मिस डिजास्टर खुद से कहकर सर झटका। लॉन्च की सीढ़ियों से उतरकर 2 कदम आगे जाएं तो छोटा सा लॉन था जिसमें तरह तरह की किस्मों के फूलों के गमले पड़े थे जिनकी खुशबू हवा के साथ मिलकर फ़ज़ा को मुअत्तर कर रही थी। लॉन में किचन की खिड़की खुलती थी जिससे अंदर झांको तो खिड़की के सामने ही मुनाम खड़ी केबिन से प्लेटें निकाल कर इकट्ठी करती साथ साथ किसी से बातें भी कर रही थी। सफ़ेद ट्राउज़र के साथ गुलाबी और नीले इम्तिजाज का प्रिंटेड कुर्ता पहने, दुपट्टा पीछे से गर्दन में डाले, बालों की फ्रिंज चोटी बनाए, गाल पर पड़ते गढ़े और 2 नशीले नैनों के साथ वो सादगी में भी क़यामत थी। चूल्हे के पास खड़ी कढ़ाई में पकोड़े पलटती 26-27 की लड़की खड़ी थी जिसके नकोश बिल्कुल मुनाम जैसे थे। वैसे ही नशीले नैन और मगरूर खड़ी नाक और जिसामत में भी वो मुनाम से ज़रा सी ज़्यादा थी, लेकिन दोनों में ज़्यादा फ़र्क ना लगता था, बल्कि लोग तो इन्हें जुड़वा बहनें समझते थे। मुनाम बिल्कुल अपनी खाला पर गई थी। हल्के सब्ज रंग के सादा से लॉन के सूट में दुपट्टा कंधों पर डालकर पीछे को गिरा लगाए वो पकोड़े तलने में मसरूफ़ थी। मौसम अच्छा हो और मुल्तानी पकोड़े ना बनाए, ऐसे कैसे? खाला से दोस्ती तो दोनों की बला की थी, इसीलिए हर एतवार दोनों नानी के घर ही पाए जाते थे। एतवार के सारा दिन यहीं रहते। वैसे एक ही कॉलोनी में रहने की वजह से तकरीबन हर दूसरे रोज़ नानी और खाला का सर खाने पहुंच जाते। उनके घर में थोड़ी रौनक हो जाती क्योंकि तस्नीम बेगम के 2 बेटे थे और दोनों अपनी फैमिलीज़ के साथ दूसरे शहरों में होते थे और यहाँ गज़ल अपनी माँ के साथ रहती। अपनी गवर्नमेंट जॉब की वजह से वो शहर भी नहीं छोड़ सकती थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी यूनी में बुक फेयर कब लग रहा है? पकोड़े कढ़ाई से निकालते हुए याद आने पर गज़ल ने पूछा। सुनने में आया है कि अगले हफ्ते, लेकिन मैं फिर भी आपको कंफर्म करके बताऊंगी। मुनाम की तरह वो भी अपने कॉलेज के दिनों से किताबों की शौकीन थी, इसलिए मुल्तान के हर बुक फेयर पर जाना खाला भांजी ने अपना फ़र्ज समझा हुआ था। गज़ल नावलों के अलावा सफ़रनामे, आर्टिकल, इस्लामी तारीख़ वगैरह भी पढ़ती थी और कभी कभार आर्टिकल लिख भी लेती थी। यूँ भी उर्दू की लेक्चरार थी और उसे उर्दू पर खासी महारत हासिल थी। आनी काफ़ी टाइम से शान खालू ने आपको कोई बुक गिफ्ट नहीं की? काउंटर से टेक लगाकर मुनाम ने शरारत से पूछा तो गज़ल मुस्कुरा दी। 1 माह पहले ही तो भेजी थी उन्होंने और फिर मैंने खुद ही मना कर दिया। अब अच्छा थोड़ी लगता है हर वक्त गिफ्ट लेना, मसरूफ़ ने अंदाज में बताया। गज़ल का 1.5 साल पहले ही तस्नीम बेगम की खालाजाद के बेटे से निकाह हुआ था। ज़िशान एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर काम करता था, इंतहाई नरम मिजाज और सपोर्ट करने वाला। उसके मिजाज की वजह से मुनाम और शिफान भी उसके साथ खूब घुल मिल गए थे। निकाह के बाद जब उसे गज़ल के शौक़ का इल्म हुआ तो अक्सर व बेशतर उसे किताबें गिफ्ट करता था, जिसे देखकर मुनाम के दिल से दुआ निकलती, या अल्लाह शान खालू जैसा एक बंदा मुझे भी दे दे जो मुझे यूँ नॉवेल्स गिफ्ट करे। आमीन सुम आमीन। पकोड़े तैयार हुए तो खाला भांजी ने डाइनिंग टेबल पर सबको इकट्ठा किया। पकोड़ों की तहा अंगेज़ खुशबू ने शिफान को अंदर खींचा। वाह क्या खुशबू है, इसीलिए आप मेरी फेवरेट हो आनी। मुनाम ने अभी कुर्सी खींची थी कि शिफान झट से उसी कुर्सी पर विराजमान हुआ। मुनाम का मुंह खुल गया। तस्नीम बेगम ने दंगल शुरू होने से पहले मन्नू को मुखातिब किया, आ मेरी बच्ची मेरे पास बैठ। मुनाम पैर पटकती अपनी नानी के बराबर जा बैठी। शिफान हर चीज़ से बेनियाज पकोड़ों से इंसाफ कर रहा था। और तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं शिफान? साथ बैठी गज़ल के सवाल पर शिफान का लुकमा हलक में ही अटकते अटकते बचा। उसने खुबकी से आनी को देखा। यार आनी, ऐसे सवालों पे मैं सालों पुराने ताल्लुक़ भी तोड़ दिया करता हूँ, ये खालिस रिश्तेदारों वाले सवाल ना पूछा करें। आप तो मेरी दोस्त हैं ना। उसके मस्के पर गज़ल ने उसे घुरा। पढ़ता जो नहीं है आनी, इस सवाल का जवाब कैसे देगा? मुनाम ने पकोड़े खाते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा पहले ही बोर्ड फाड़ रही हो, अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं हो सकता। खुला तंज किया गया था जिस पर तिलमिला कर रह गई वो। तमीज़ के दायरे में रहो शिफान, शहनाज बेगम ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही टोक दिया। दायरा कहाँ बना है नज़र नहीं आ रहा। अपने दाएं बाएं देखने लगा जैसे सच में कोई दायरा हो। शहनाज बेगम सर पकड़ कर रह गईं। हर बात को मजाक में मत उड़ाया करो शिफान, 22 साल के हो गए हो, पता नहीं कब मैच्योर हो गए। गज़ल ने डिपटा। यार बार बार उम्र ना याद दिलाया करें, मुझे शर्मिंदगी होती है कि 22 का हो गया हूँ और एक लड़की नहीं पटी। शिफान और सीरियस हो जाए, नामुमकिन, तुमसे तो एक बांदरी ना पटे, तुम लड़की की बात कर रहे हो। मुनाम ने कहका लगाकर कहा तो शिफान तंदही से घूरने लगा। और अगर पट गई, शिफान ने चैलेंज करना चाहा, तो फिर वो कोई बांदरी ही होगी। मुनाम ने बेनियाजी से कहा। बांदरी जी? शिफान उसे गहरी नज़रों से देखकर बुड़बुड़ाया, जो अब तस्नीम बेगम की तरफ मुतवज्जो थी। अचानक उसे याद आया, आज सुबह भी किसी चीज़ की अपनी अलमारी की जिन्नत बना चुका था, वो जो उसके दिल के बहुत करीब थी, जिसे कई सालों से वो महफूज करता आया था। अक्से अजीज़म, महबूब की तस्वीर।
हल्की सी आवाज़ में बुड़बड़ाया तो चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। लेकिन अगले ही लम्हे अपनी मुतवक्को शामत के ख्याल ने मुस्कुराहट झट से गायब की और वह नज़रें चुराता लॉन में निकल गया। सब ख़वातीन अपनी बातों में मगन थीं। डाइनिंग टेबल पर डिनर सजा दिया गया था। अहमद साहब और रऊफ साहब कुछ देर पहले ही दुकान से वापस आए थे। रात का खाना सब साथ बैठकर खाते थे। अहमद साहब ने सरबराही कुर्सी जबकि रऊफ साहब ने उनकी दाईं तरफ वाली कुर्सी संभाली। शिफान नीचे आओ। अहमद साहब की पुकार पर वो हर काम छोड़े दौड़ता हुआ नीचे आया। अपनी माँ की बराबर वाली कुर्सी पर बैठा। मुनाम उसके बिल्कुल करीब कुर्सी पर बैठी अपने बड़े बाबा और पापा को सारे दिन की रौदात सुना रही थी। मन्नू की बात मुकम्मल हुई तो अहमद साहब ने गला खंकार कर सबको मुतवज्जो किया। आज लुबना का फ़ोन आया था। सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर रही थी और बता रही थी कि बच्चों के इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं तो अगले हफ्ते पाकिस्तान आने का इरादा है। ईद भी यहीं मनाएंगे। अहमद साहब ने अपनी इकलौती बहन की आम की इतला दी। चलेंगे तो अच्छी बात है, ईद यहीं मनाएंगे। वहाँ अकेले ईद का क्या मज़ा, ईद तो सारे ख़ानदान के साथ अच्छी लगती है। शहनाज बेगम ने खुशदिली से कहा। तो और क्या, बच्चे भी इतने अरसे से नहीं आए, यहाँ आएंगे घूमे फिरेंगे, यही तो उम्र होती है कज़नों और दोस्तों के साथ एंजॉय करने की। महनाज बेगम ने भी तबसरा किया। आमने सामने बैठे शैतानों ने खुशी से एक दूसरे को देखा। अब जब तक फुप्पो के बच्चे यहाँ थे, इन दोनों की तो ईद थी, किसी चीज़ में रोक टोक नहीं होनी थी और जब चाहें घूमने जा सकते थे अपने कज़नों की आड़ में। अहमद और रऊफ की एक ही बहन थी जो दोनों भाइयों से छोटी थी। सखावत अली ने अपनी अलालत में अपनी इकलौती बेटी को अपने एक दोस्त के बेटे काशिफ मुगल के साथ रुखसत कर दिया जो कुवैत में अपना छोटा सा कारोबार करते थे। लुबना और काशिफ के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो जब भी पाकिस्तान आते शिफान और मुनाम की ईद हो जाती। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के ग्राउंड का मंजर था ये, जहाँ आज बुक फेयर सजा था। हर तरह की किताबों के स्टॉल सजे हुए थे। जहाँ लड़कियों का खासा रश था, वहाँ किताबें पढ़ने के शौकीन लड़के भी किताबें खरीदने आए हुए थे। दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट भी मौजूद थे। ऐसे में गज़ल दूर से लॉन के सी ग्रीन कलर के प्रिंटेड सूट में बालों की फ्रंट चोटी बनाए, आंखों पर सनग्लासेस लगाए, पर्स की चेन कंधे पर डाले, पैरों में छोटी हील वाला सैंडल पहने, पूरे तमाद और मुतवाजन चाल चलती इसी ग्राउंड की तरफ आ रही थी। अपने डिपार्टमेंट से निकलती मुनाम उसे देखकर उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी, जब अचानक पीछे से किसी दोस्त की पुकार पर अभी मुड़ी ही थी कि सामने किसी से बुरी तरह टकरा गई। हाय अल्लाह, यूँ लगा जैसे किसी पहाड़ से टकरा गई हो। माशाल्लाह, सामने वाले ने गहरी नज़रों से देखकर कहा तो मुनाम बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर उसे देखा। अगले ही लम्हे तेवरी चढ़ाकर उसे वार्न करना चाहा, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर, और कहकर साथ से निकलने लगी। लेकिन उस लड़के के 2 साथियों ने रास्ता रोका। तीनों लंबे चौड़े देवहेकल टाइप बड़े बालों वाले बदमाश हुलियों और कमीनी मुस्कुराहट वालों को देखकर अब मुनाम भी घबरा गई। गज़ल ने फासले से ये मंजर देख लिया था, इसलिए वो तकरीबन भागती हुई मुनाम की तरफ बढ़ी। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मुनाम का रास्ता रोकने वालों में से एक की कमर पर किसी ने कुर्सी दे मारी तो वो कराह कर दोहरा हुआ, जबकि 2 ने हैरत से पलटकर देखा कि आखिर किसने इतनी जुर्रत दिखाई है। वो पहले ही घबराई हुई थी। सामने खून आशाम नज़रों से इन 3 लड़कों को देखते शिफान को देखकर उसकी आंखें भर आईं। और सिंगल पसली ज़्यादा जवानी चढ़ी है क्या, या तेरी गर्लफ्रेंड है जो यूं बेकाबू हो रहा है। शिफान ने जैसे ही पहले वाले का गिरेबान पकड़ा तो वो मकरू हंसी के साथ कहने लगा, बकवास बंद कर, तेरी जुर्रत कैसे हुई इसका रास्ता रोकने की। शिफान ने उसका गिरेबान झंझोड़ते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, शिफान छोड़ो, चलो यहाँ से। गज़ल उनके करीब पहुंची तो इन बदमाश लड़कों को देखकर शिफान से कहने लगी, वो जानती थी वो तीनों तंजीम के लड़के हैं और ऐसे लड़के जानबूझकर पंगे लेते हैं ताकि कोई उनसे आकर लड़े और वो ऐसा काम तमाम करें उसका। मुनाम को साथ लगाए शिफान का बाजू पकड़कर अभी पलटी ही थी कि शिफान की आह पर तड़प कर मुड़ी। उनमें से एक ने एक मोटा डंडा शिफान की कमर में जड़ा था। वो कमर पकड़े दांत भींचकर कराह दबाने को कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक पर बस नहीं की थी, लगातार कई डंडे बरसाते गए, जिसकी वजह से शिफान अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था। कभी कमर पर पड़ता तो कभी सीने पर, जिसकी वजह से वो दोहरा हुआ जा रहा था। मुनाम तो ये मंजर देखकर लरस गई थी। आज से पहले शिफान को इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा था। गज़ल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्टूडेंट्स उसे वहाँ से जाने का कह रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे जैसे भांजे को कैसे छोड़कर जाती। मुनाम को एक तरफ खड़ा किए वो बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ी थी और उनमें से एक का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेला, लेकिन वो हट्टा कट्टा नौजवान एकदम ही पीछे हुआ था। क्या बदमाशी है, ये लड़की को तंग करते हो और फिर उसी के मुहाफिज पर डंडे बरसाते हो। मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम लोगों को थाने पहुंचाऊंगी। दूर रहो मेरे बेटे से, खबरदार जो अब हाथ लगाया। वो शिफान के आगे ढाल बने खड़ी ऊंची आवाज़ में कह रही थी। वो कमीनी मुस्कुराहटों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। ओहो, तो हसीना आई है बच्चे को बचाने। एक अभी गज़ल की तरफ बढ़ा ही था कि दूर से कराहते शिफान ने जल्दी से उसे दोनों हाथों से पीछे धकेला। खबरदार, हाथ भी मत बढ़ाना। लाल भभूका चेहरा लिए वो भी करने लगा। पुलिस आ गई है, दूर से किसी ने आवाज़ लगाई और फिर पुलिस की मोबाइल आती दिखाई दी।
आनी जाओ यहाँ से। शिफान ने जल्दी से उसे यहाँ से जाने को कहा, लेकिन वो कश्मकश का शिकार थी। आनी जाए यार, मन्नू ऑलरेडी परेशान है। उसने जोर दिया तो वो जल्दी जल्दी मन्नू का हाथ पकड़ती अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। वहाँ खड़े किसी स्टूडेंट ने शिफान को मारता पड़ता देख पुलिस को फ़ोन कर दिया था, जो करीब होने की वजह से थोड़ी देर बाद पहुँच गई थी और अब इन 3 बदमाशों समेत शिफान को भी मोबाइल में सवार कर रही थी। गज़ल और मुनाम ने गाड़ी में ये मंजर देखा। गज़ल बड़ी थी और मजबूत असाब की मालिक थी, लेकिन मन्नू फ़ौरन रोने वाली हो गई। आज से पहले उनके घर की औरत क्या, कोई मर्द भी थाने नहीं गया था और आज उसकी वजह से शिफान को पुलिस लेकर जा रही थी। आनी पुलिस शिफान को क्यों लेकर जा रही है? रोते हुए पूछने लगी। रो नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा उसे, शान सब संभाल लेंगे। उसे साथ लगाए तसल्ली दी। रात के पहले पहर वो अपने बिस्तर पर पड़ा, एक हाथ सर के नीचे रखे छत पर ना जाने क्या तलाश कर रहा था। कुछ लम्हों बाद वो अपने बिस्तर से उतरता हुआ नजर आया। बिस्तर से उतरकर सीधा अपने कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ आया। अलमारी खोलकर जेब से छोटी सी चाबी निकाली और अलमारी के अंदर छोटे से सेफ में चाबी घुमाई। सेफ के अंदर कुछ कागजात वगैरह पड़े थे जो गालबन उसके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन उसे इन सब से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो सेफ में पड़ी वाहिद चीज़ बहुत अजीज थी। हाथ बढ़ाकर वो काले और सुनहरे रंग के बड़े साइज़ की एल्बम उठाई और उसे लिए सोफे पर आन बैठा। सोफे पर बैठकर पैर टेबल पर दराज किए और एल्बम गोद में रखकर खोला। पहली ही तस्वीर पर चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इतनी मेहनत तो मैंने पढ़ाई में भी नहीं लगाई होगी जितनी तुम्हारी तस्वीरें बनाने और संभालने में लगाई है, कहकर खुद ही हंसकर सर झटका। एक एक तस्वीर देखता गया जो वो पिछले 4-5 सालों से खुद ही बनाता और इस एल्बम में सजाता आ रहा था। 4-5 साल से उसे एक आदत सी हो गई थी मुनाम की रैंडम तस्वीरें बनाने की और फिर वो तस्वीरें संभाल कर रखता। लेकिन ना जाने कब दिल ने कहा कि इन्हें हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाए, एल्बम में भी और दिल में भी। और फिर उसने मुनाम रऊफ़ को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। हर तस्वीर के पीछे तारीख और वक्त भी दर्ज किया गया था। सुनहरे और काले एल्बम में तकरीबन 100 से ज़ायद तस्वीर थी, लेकिन फिर भी एल्बम में काफ़ी जगह खाली पड़ी थी और उसे वो वक्तन फ़वक्तन भरता रहता था। अब भी टेबल पर मौजूद एक रजिस्टर के अंदर से एक तस्वीर बरामद की और उसे के पीछे तारीख और वक्त लिखकर एल्बम में सजा दी। ये तस्वीर गालिबन पिछले दिन की थी जब मुनाम लॉन में चहलकदमी करती अपने मोबाइल में लगी थी। शाम का वक्त था और वो बस मोबाइल में मगन थी, इधर उधर किसी चीज़ में ध्यान नहीं था। शिफान अपनी वीडियो एडिटिंग करके उठा और सीधा टेरेस पे आया तो पहली नज़र ही उस पर पड़ी। कुछ सोचे समझे बगैर अपना मोबाइल निकालकर वहीं से उसकी 2-3 तस्वीर ले डाली। और तस्वीर खींचने के मामले में तो वो इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि रैंडम तस्वीर भी इतनी अच्छी लेता कि पता ही नहीं चलता था। इन्हीं में से एक तस्वीर वो आज सुबह ही डेवलप करवाया था और अब उसे एल्बम में महफूज करके एल्बम वापस रख रहा था। एल्बम रखकर वापस बेड पर दराज हो गया। मुस्कुराहट तो जैसे चेहरे से चिपक गई थी, बाल माथे पर बिखरे थे। अक्स तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल पर नक्श है। आंखें मूंद कर खुद से सरगोशी की। और ये इश्क ही था जिसने उसे फारसी सीखने पर मजबूर किया था, क्योंकि उसकी मन्नू को फारसी बहुत पसंद थी और जो मन्नू को पसंद हो वो काम शिफान अहमद खुद पर लाजिम करार दे देता था। थे हम तो खुद पसंद बहुत लेकिन इश्क में, थे हम तो खुद पसंद बहुत लेकिन इश्क में, अब है वही पसंद जो है यार की पसंद। यूनिवर्सिटी वाले वाक़ये को 2 दिन गुजर चुके थे। ज़िंदगी मामूल पर चल रही थी। पुलिस ने चारों से अच्छी खासी पूछगछ की थी। गज़ल ने यूनी से निकलने से पहले ज़ीशान को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो हर काम छोड़े फ़ौरन थाने पहुंचा और शिफान को अपने साथ घर ले आया। गज़ल ने रात तक दोनों को नॉर्मल कर लिया था। मन्नू भी संभल गई थी। घर वाले यही जानते थे कि मन्नू यूनी से सीधा गज़ल के साथ चली गई थी और शिफान अपने दोस्तों के साथ निकल गया था, जहाँ बाइक से गिरने पर उसे अच्छी खासी चोटें आई थीं। मुनाम अब भी यूनी जाकर घबराती थी, इसलिए क्लास से बाहर कम ही निकल रही थी और शिफान भी अब ज़्यादातर उसकी क्लास के आसपास ही रहता था। बल्कि 2 दिनों में तो 2-3 दफ़ा किसी ना किसी बहाने से वो उसके पास क्लास में भी चला जाता, जिससे मुनाम को काफ़ी हौसला मिलता था। आती जाती वो हमेशा शिफान के साथ थी। आज दोनों 1 बजे ही यूनी से निकल गए थे, क्योंकि आज से तो ईद शुरू होने वाली थी। आज लुबना बेगम अपने बच्चों समेत पाकिस्तान आ रही थी और हमेशा की तरह फुफ्फो को एयरपोर्ट लेने जाने की रवायत इन दोनों को बरकरार रखनी थी। अहमद साहब और रऊफ साहब अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट अपनी बहन को लेने पहुंच चुके थे और फ़ौरन अपनी बहन से रब्ता किया, जिस पर लुबना बेगम ने बताया कि उन्हें बोर्डिंग में अभी वक्त लगेगा, इसलिए अब वो चारों एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बेंचों पर बैठे थे। दोनों भाई आपस में कारोबार डिस्कस कर रहे थे, जबकि शिफान अपने मोबाइल में लगा था और वो जो जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल घर भूल आई थी, अब यहाँ बोर हो रही थी। बस मुँह उठाए आते जाते लोगों को देख रही थी, या फिर कभी कोफ्त से इन बच्चों को देखती जो एयरपोर्ट के प्लेग्राउंड में समझकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, या कोई बच्चा किसी चीज़ की जिद में ज़मीन पर बैठा गला फाड़ कर रो रहा था। नानी का घर समझ लिया इन्होंने, बेजारी से बुड़बड़ाई।
दफ्तर थोड़ी दूर से किसी पर नजर पड़ी तो मन्नू मैडम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई पायलट था जो अपना बैग घसीटता तेज तेज चलता बोर्डिंग एरिया से निकलकर दूसरी सिम जा रहा था। ऊंचा लंबा स्मार्ट सा लश्कारे मारते पायलट यूनिफॉर्म में वो एविएशन पायलट मुनाम को किसी की शिद्दत से याद दिला गया। अलादीन, मुनाम ने बेसाख्ता कहा तो साथ बैठा शिफान मुतवज्जो हुआ। अलादीन, यहाँ अलादीन कहाँ से आया? शिफान ने उसकी नज़रों का ताकुब करना चाहा जो उस पायलट के पीछे पीछे थी। काश कोई अलादीन मुझे भी अपनी मोशूम बना ले, वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। शिफान ने हैरत से उसे देखा, फिर उसके सर पर हल्की सी चिप्त रसीद की। वो प्रिंसेस जैस्मीन थे। वो चौंकी। मैं इस अलादीन की बात नहीं कर रही, मैं नावल वाले अलादीन की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है सलाहुद्दीन खान की, उसने बताया तो शिफान ने माथा पीटा। यहाँ भी नावल? कौन सा नावल? और वो तुम्हें यहाँ क्यों याद आ गया? अबरू उचकाए पूछा। वो असल में इस नावल में हीरो पायलट था ना। हाय कितना प्यारा था, और उसकी फारसी वल्ला, वो एक्साइटेड सी बता रही थी। ओह, तो इसलिए तुम्हें फारसी पसंद है? शिफान ने कहा। वो मुस्कुराई तो शिफान ने बेसाख्ता नज़र फेर कर दिल पर हाथ रखा। ये मुस्कुराहट जान ले लेगी मेरी, वो फारसी में बुड़बुड़ाया। थोड़े फासले पर नज़र पड़ी तो शिफान ने खड़े होकर अपने बाबा और चचा को मुतवज्जो किया। बाबा, फूफो आ गई हैं। सब उठकर उनकी तरफ बढ़ गए। आओ बिस्मिल्लाह। मेरी धी लुबना बेगम तेज तेज कदम बढ़ाती अपने भाई तक आईं, जिन्होंने उन्हें अपने साथ लगाकर सर पर प्यार दिया। क्या हाल है साड़ी धी दा? कोई परेशानी तो नहीं थी? सफरिज बहन को खुद से अलग करके पूछा। बिल्कुल ठीक भाईजान, तुसा ठीक हो ना? सफ़र दी दा हुण आदत थी गई है। बिल्कुल ठीक भाईजान, आप ठीक है ना? सफ़र की तो अब आदत हो गई है, मुस्कुराकर बताया और फिर रऊफ साहब की तरफ बढ़ी। आओ भाई, खुशामदीद। रऊफ साहब ने भी उनके सर पर प्यार किया। बाइस मुसरत लुबना बेगम की आंखें नम हो गईं जो उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से खुश की। अस्सलाम वालेकुम मामू। मंशा ने अदब से सलाम किया तो अहमद साहब ने उसे अपने साथ लगाया। आगे मेरे बच्चे, जीते रहो। उन्होंने दूसरा बाजू फैलाया तो 13 बरस का दुबला पतला सा मांस उनके बाजू में समा गया। फूफो, अब तो आपको जल्दी नहीं जाने देना, हमने बता रहे हैं बस। शिफान और मुनाम अपनी फूफो से मिलने के बाद एक साथ कहा तो वो हंस दी। हाय अल्लाह, मंशू कैसी हो? मैं इतनी खुश हूँ ना, आज बता नहीं सकती। मुनाम झट से मंशा के गले लगी तो वो भी मुस्कुरा दी। मंशा बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। खूबसूरत नकुश वाली शलवार कमीज़ में दुपट्टा शानों पर फैलाए अच्छी लग रही थी। हाय अल्लाह, दाऊद, मैं तुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। शिफान ने बिल्कुल मुनाम की तरह जोश से कहकर आखिर में मुंह बनाया तो दाऊद ने उससे बगलगिर होते एक धप रसीद की और सब उसकी शरारत पर हंस दिए। बस कर ड्रामे, वो खा जाएगी तुझे। दाऊद ने मुनाम की शिफान की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते पाकर उसे तंबीह की तो वो मन्नू को देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। मुनाम गुस्से से नज़रें फेरकर माज की तरफ मुतवज्जो हो गई। ओए लड़के, तुम तो 2 ही साल में मुझसे भी लंबे हो गए हो। वैसे देखे ना फूफो, माज कितना हैंडसम होता जा रहा है। मुनाम ने प्यार से उसका गाल खींचा तो वो हमेशा की तरह शर्मा गया। अच्छा चलो भाई, यहीं गर्मी में खड़े रहना है क्या? अहमद साहब ने सबको चलने का कहा। ये मुझे दो। शिफान ने दाऊद से ट्रॉली लेनी चाहिए। अरे नहीं यार, मैं कर लूँगा, वो इनकार करने लगा। चल बे, बीएफ नहीं हो तेरा जो ऐसे नखरे दिखा रहा है। शिफान ने ज़बरदस्ती उससे ट्रॉली पकड़ी और तीनों लड़के साथ साथ चलने लगे। उनसे आगे मुनाम और मंशा एक दूसरे का हाथ पकड़े बातों में मगन चल रही थीं जब शिफान की शरारती रग फड़की। हट जाओ लड़कियों, जहाज़ आ गया। ट्रॉली को तकरीबन भगाते हुए आगे बढ़ा तो वो डरकर तेजी से अलग हुई। इससे पहले कि ट्रॉली इन दोनों में आकर लगती, उनके बीच से गुजरकर अब वो तीनों उनकी सहमी शक्लें देख कह के लगा रहे थे। बेवकूफ़ो, ये तुम्हारे फादर साहब का रनवे है जो यहाँ जहाज़ आएगा। अब वो उनका मजाक उड़ा रहा था। शिफान के बच्चे वो दोनों गुस्से से उसकी तरफ दौड़ी जो हंसता हुआ आगे भाग निकला। जून के तपते दिन थे। गर्मी और हब्स मुल्तानियों को पागल किए दे रहा था। ऊपर से घंटे घंटे भर की लोड शेडिंग। गर्मी ने हर किसी को चिड़चिड़ा कर दिया था। जिससे बात करो वो काट खाने को दौड़ता था। ये कमबख्त गर्मी सबके दिमाग गर्म किए हुए थी। ऐसे में सखावत मंजिल के पोर्च में से जनरेटर चलने की आवाज़ आ रही थी और लाउंज से उनके शोर शराबे की जो लाउंज के सेंटर टेबल पर लूडो बिछाए खेल कम और शोर ज़्यादा कर रहे थे। दाऊद और शिफान दोनों शॉर्ट्स पर आधे आस्तीन की टी शर्ट्स पहने बैठे थे। शिफान के बाल आज भी माथे पर बिखरे थे। मुनाम और मंशा दोनों लॉन के सादा से हल्के फुल्के जोड़ों में मलबूस बालों के जुड़े बनाए खेल में गुम थीं। बिजली का 1 पौन घंटा हो चुका था और जनरेटर से सिर्फ पंखा ही चलता था। जैसे लगता था कि आज नशे में चल रहा है। तभी वो चारों पसीने में शराबूर थे। लड़के रज रज के बेईमानी कर रहे थे और वो एहतजाजन चीख रही थीं। आखिरकार 15 मिनट गुजरे और जैसे ही बिजली आई उनका खेल भी अख्ताम पजीर हुआ। चलो भाई मंशा, चीज़ खिलाओ हमें, शिफान ने टांगे फैलाते हुए कहा, क्योंकि मंशा हार गई थी और अब उसी शर्त के मुताबिक इन सबको चीज़ खिलानी थी। आपी, मैं आपका पर्स लेकर आता हूँ। माज जो सोफे पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था, चीज़ का नाम सुनकर मंशा के कहे बगैर उसका पर्स लेने भाग गया। ओए शेर लगाएं भरा,
शिफान ने हंसते हुए मास्क को फ्लाइंग किस दी जो कमरे से मंशा का क्लच लेकर आया था। अच्छा ये तो डिसाइड करो खाना क्या है, मंशा ने कहा तो सब सोचने लगे। गोलगप्पे खाते हैं, मन्नू ने कहा कि सब मान गए। ऐसे में वो मेहमान थी तो हल्के में छूट गई, वरना शिफान मियाँ लार्ज पिज़्ज़ा या जिंगर बर्गर के अलावा छोड़ते नहीं थे। चल उठ काके ले आए गोलगप्पे, शिफान ने उठते हुए दाऊद को कहा। खट्टा पानी ज़रूर लाना। शिफान ने पोर्च में अपनी बाइक स्टार्ट की तो मुनाम की आवाज़ आई, चुटखोरी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। चलो लड़कियों जल्दी गोलगप्पे बनाओ। ठीक 12 मिनट बाद वो गोलगप्पों का अलग अलग सामान ले आए थे। दोनों लड़कियों ने किचन में जाकर ट्रे में गोलगप्पे बनाए, जग में खट्टा पानी डालकर उसमें बर्फ़ डाली और बर्तन इकट्ठे किए लॉन्ज में ले आईं, जहां अब तीनों बड़ी खवातीन भी बैठी थीं, जो गोलगप्पों का नाम सुनकर ही बाहर आ गई थीं। नतीजे कहीं के सबसे पहले शिफान और दाऊद अपनी प्लेट बनाए एक दूसरे के मुकाबिल बैठकर खाने लगे। मुनाम और मंशा सबको प्लेटें बनाकर दी और आखिर में अपनी प्लेट बनाए इंसाफ करने लगी। वाह मेरे बच्चों, आज तो दिल खुश कर दिया, इतने अरसे बाद ये नसीब हुए हैं, लुबना बेगम ने मज़े लेकर खाते हुए कहा। तो और क्या, याद है 3-4 साल पहले सलमान की शादी पर खाए थे। महनाज बेगम ने किसी दूर के रिश्तेदार की शादी याद करवाई। हाँ लेकिन वहाँ तो शर्मा शर्मी में एक आधी खाया था, और वो मूवी वाला भी तो सर पर ही ऐसे खड़ा था जैसे मूवी बनाने के पैसे ही हमसे ले रहा है। लुबना बेगम की बात पर वो तीनों हंस दी। चले ये ले, आज दिल खोल कर खाएं। मुनाम ने एक बार फिर उनकी प्लेटें भरी, जो बड़े शौक से खा रही थीं। इसी पल फ्लैश लाइट ऑन हुई और उन्होंने घबराकर सामने देखा, जहाँ शिफान इन्हीं पर कैमरा फोकस किए खड़ा था। हाय अल्लाह जलील इंसान, हम एवं इस मूवी वाले को कोस रहे हैं, लुबना बेगम ने खुफगी से कहा। तो वो खुलकर हंस दिया। देखें तो फुफो, आप कितनी प्यारी आई हैं। अभी बनाई तस्वीर दिखाई जिसमें वो गोलगप्पा मुंह में डाले बैठी थीं। अब ये तो मैं फूफा को सेंड करूंगा, उसने शरारत से कहा। हाँ क्यों, मेरे बेचारे खामद का दिल दहलाता है, उनका तो त्राण निकल जाना है, उन्होंने खुद ही हंसते हुए कहा। तो सबने कहका लगाया। उसी पल शिफान ने इन तीनों की एक और पिक्चर क्लिक की जिसमें वो तीनों खवातीन हंस रही थीं। माशाल्लाह माएँ हंसी हुई कितनी प्यारी लगती हैं। नरम तासरात के साथ तस्वीर देखता हुआ मुस्कुराया और फिर ऐसी कई रैंडम तस्वीरें ली। किसी में किसी का मुंह खुला था तो कोई गोलगप्पा मुंह में ठूसे बैठा था। शिफान भाई मेरी भी बनाएं। माज गोलगप्पा हाथ में पकड़े और मुंह में डालने का पोज बनाया तो शिफान ने हंसते हुए उसकी तस्वीर खींची। वाह वो एक कॉन्फिडेंस तो हो तो ऐसा। शिफान का कैमरा पकड़े हाथ बेसाख्ता मन्नू की तरफ घुमा और वो जो सबके गिलासों में खट्टा पानी डाले बाकी सब बचे हुए जग ही को मुंह लगाए पी रही थी। शिफान की हरकत पर तिल मिला गई। शिफान क्या बदतमीजी है यार, पास पड़ा लूडो का गोट डब्बा खींचकर शिफान को दे मारा, लेकिन सच चुकर शिफान ने सरत से कैच किया, वरना डब्बा शरीफ मुंह को सलामी दे जाता। मन्नू उठो बर्तन समेटो, उनकी जंग शुरू होती देख महनाज बेगम ने हुक्म दिया। मुनाम बर्तन इकट्ठे करने लगी। दिखाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, मंशा ने ऑफर की तो मुनाम ने बाखुशी सारे बर्तन मंशा को पकड़ा दिए। चलो फिर ये सारे ले जाओ और ऐसा करना धो भी देना। मुनाम खुद हाथ झाड़कर आराम से बैठ गई तो महनाज बेगम का हाथ जूते तक गया, लेकिन फिर वो लिहाज कर गई। मेरी हसरत ही रह जाएगी कि कभी मेरी औलाद मुझे शर्मिंदा ना कराए। उन्होंने उसे घुर कर देखा। अच्छा चलो क्या हुआ, फिर मंशा कोई पराई थोड़ी है, और वैसे मेरी औलाद भी इतनी अच्छी नहीं कि बर्तन धोने ही खड़ी हो जाएगी। लुबना बेगम की बात पर महनाज बेगम ने हंसकर नफी में सर हिलाया। जो उनका वस था और दिन मजीद हफजदा हो गए थे। ऐसे में सखावत मंजिल के मकीन सर शाम ही गाड़ियों में बाजार के लिए निकल गए थे। अगले माह के शुरू में ईद थी और अभी तक किसी ने शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए आज शहनाज बेगम ने सबको हुक्म दिया कि आज ही से सब अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर दें, ताकि बाद में किसी की कोई चीज़ रह ना जाए और कोई मसला ना हो। शिफान के साथ दाऊद और घर की तीनों बड़ी खवातीन थीं, जबकि मुनाम और मंशा के इसरार पर गज़ल भी उनके साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। उसकी गाड़ी में मुनाम, मंशा और माज थे। दफ्तर शाम के 5:30 बजे दोनों गाड़ियां सखावत क्लॉथ सेंटर के सामने रुकीं। लड़के खवातीन को छोड़कर खुद घूमने फिरने निकल गए, क्योंकि उनकी शॉपिंग पहले ही हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। दुकान में दाखिल होकर सबने सलाम किया तो शाम की चाय से लुत्फानंदोज़ होते रऊफ साहब और अहमद साहब ने उन सबका खैर मकदम किया। पापा आज तो मैं यहाँ से 2-3 सूट लेकर जाऊँगी, आप देंगे ना? मन्नू ने बड़े लाड से अपने पापा से कहा तो उन्होंने उसे अपने साथ लगाया। हाँ बिल्कुल, 2-3 क्या 4-5 सूट ले मेरी गुड़िया, बस उनकी पेमेंट यहाँ देती जाना। उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कैश काउंटर की तरफ इशारा किया तो सब हंस पड़े। नहीं फिर एक ही काफ़ी है, मुनाम ने मुंह बनाया तो रऊफ साहब फिर शरारत से हंस दिए। अच्छा आओ भी सब पसंद कर लो, कामी कपड़े दिखाओ सबको, छोटे क्रीम चाट की प्लेटें बनवा लाओ। रऊफ साहब ने बारी बारी अपनी दुकान के लड़कों को हुक्म जारी किए। कपड़ों के बाद बारी आई जूतों और ज्वेलरी की तो खवातीन ने सारी गर्देजी मार्केट का चक्कर लगाया। 2-3 दुकानों से जूते पसंद किए और फिर ज्वेलरी के स्टॉल पर सब अपने अपने कपड़ों से ज्वेलरी मैच करने लगे। सब ने अपनी अपनी चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें पसंद कर लीं, लेकिन मुनाम से तो अभी तक चूड़ियाँ ही मैच होने में नहीं आ रही थीं। लड़के भी आवारा गर्दी करके आ गए थे और अब गर्मी और भूख से दोहरे हो रहे थे।
अब बस भी कर दे, हमें भूख लग रही है। शिफान ने तंग आकर कहा। अच्छा ना, वैसे तुम्हें कब भूख नहीं लगती? मुनाम ने चिढ़कर कहा। अच्छा चलो, अभी कुछ दिन बाद आकर ले लेना चूड़ियाँ, ईद कौन सा कल है। महनाज बेगम के कहने पर वो जो पहले ही चिड़चिड़ी हो रही थी मजीद रोने वाली हो गई। अच्छा आप लोग चलकर गाड़ी में बैठे, मैं इसे लेकर आता हूँ। शिफान ने सबको जाने का कहा क्योंकि सभी पसीने में शराबूर थे। इधर दिखाओ। मुनाम के हाथों से दुपट्टा लिया जिसके साथ वो चूड़ियाँ मैच करने की कोशिश कर रही थी। शिफान संजीदगी से चूड़ियों के स्टॉल पर नजर दौड़ा रहा था और मुनाम उलझी सी उसे देख रही थी। आज ये क्या खाकर आया है जो मुझे चूड़ियाँ मैच करवा रहा है? अजीब बात है। एक सेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, इसका साइज चेक कर लो। मुनाम हक तक सी उसे देखे गई। ये उसे क्यों नजर नहीं आई जो दुपट्टे से परफेक्ट मैच हो रही थी। मन्नू यार, अब मैं यहीं छोड़ जाऊंगा तुम्हें। मन्नू का कोई रद्द-ए-अमल ना होता देख वो खुद ही उसका हाथ पकड़ के 4 चूड़ियां पहनाने लगा, जिस पर मन्नू के साथ साथ स्टॉल पर खड़े छोटे लड़के का भी मुंह खुल गया। उसने तो बाकायदा कानों को हाथ लगाया। सर शुक्र कि कोई उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैं उतार लूंगी। शिफान ने साइज की तसल्ली कर ली तो मुनाम ने होश में आते अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। दिल तो जाने कानों में धड़कने लगा था। वो बिला वजह ही घबराहट का शिकार हो रही थी। शिफान ने कोई पहली दफ़ा तो हाथ नहीं पकड़ा था, फिर ऐसी हालत क्यों हो रही थी? मुनाम खुद समझने से कासिर थे। दर्जन पैक कर दो छोटे। चूड़ियाँ पैक करवाकर पेमेंट की और मुनाम को चलने का कहा। वो सर झुकाए अपनी हालत समझने की कोशिश करती उसके पीछे पीछे चल रही थी जब तेज से चलते शिफान ने एक बार फिर उसका पसीने से तर हाथ पकड़ा। जल्दी चलो, हमने आज ही पहुंचना है। जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मन्नू तुम्हारी वजह से देर हो रही है, अब तुम जिंगर खिलाओगी मुझे, शरारत से कहता उसका हाथ पकड़े गाड़ी के करीब आया तो 2 लोगों ने गाड़ी के अंदर से पहले शिफान को देखा, फिर उसके साथ गुमसुम सी मन्नू को, जो शिफान की फरमाइश पर पहली दफ़ा उससे लड़ नहीं रही थी, वरना वो इतनी बातें सुनाती थी कि शिफान हाथ जोड़कर कहता, अच्छा बीबी मैं खुद ही मंगा लूँगा, मेरी तौबा जो आइंदा कोई फरमाइश की तुमसे। शिफान ने उसका हाथ छोड़ा तो वो फटाफट गज़ल की गाड़ी में जाकर बैठ गई। सीटी पर धुन बजाता वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब बाहर से आती एक आवाज़ पर ठठक कर रुका और फिर मुनाम के कमरे का दरवाज़ा खोलकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर झांका। कमरा इस वक्त खाली था क्योंकि मुनाम को अभी वो खुद उसकी किसी सहेली के घर छोड़कर आया था। लुबना बेगम अपने बच्चों के साथ अपने देवर के यहाँ गई हुई थी। शहनाज और महनाज अपने कामों में मसरूफ थी। उसके पास मौका था अपना बदला लेने का, और वो ये मौका जाने कैसे देता। लाख मोहब्बत सही, लेकिन बदला तो लेना था ना दुश्मन जान से। और शिफान अहमद को अंदाज़ा नहीं था कि ये बदला उस पर कितना भारी पड़ने वाला था। मगरिब की अजान के चंद मिनट बाद मुनाम अपने कमरे में दाखिल होती नजर आई। अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी और कुछ देर नीचे अपनी मम्मा रानी के साथ गप्पे लगाने के बाद ऊपर अपने कमरे में आई थी। बाथरूम जाते हुए वो ठठक कर रुकी और सरहद से गर्दन मोड़कर अपनी बुक शेल्फ को देखा तो हाथ सीधा दिल पर पड़ा। कितनी देर वो सुन सी खड़ी अपनी खाली पड़ी बुक शेल्फ को देखे गई और फिर समझ आने पर बिजली किसी तेजी से नीचे को भागी। मम्मा मेरी बुक्स कहाँ हैं? किचन में खड़ी तवे पर रोटी डालती महनाज बेगम के सर पर जा पहुंची। हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारी किताबों का तुम्हारे बैग में होंगी। उन्होंने हैरत से उसे देखा जो बिल्कुल हवास बाख्ता थी। मम्मा मैं नॉवेल्स की बात कर रही हूँ, मेरी बुक शेल्फ बिल्कुल खाली है, परेशानी से बताया। लो जी, मुझे लगा मेरी बेटी को पढ़ने का शौक हो चला है, मेरी दुआएं रंग ले आई हैं, पर यहाँ रोला फिर उन्हीं मुए नावलों का है, वो खुफगी से कहने लगी तो मुनाम ने माथे पर हाथ मारा। यार मम्मा बाद में अपना प्रोग्राम कर लीजिएगा, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। परेशानी से होंठ काटने लगी। मुझे क्या पता, खुद ही कहीं रखी होंगी अपने कुतुबखाने में, दाखिल होने भी देती हो किसी को। उन्होंने रोटी पलटते हुए कहा। यार मम्मा अब बता भी दें, अगर आपने जलाकर राख कर दी हैं मेरी किताबें, क्योंकि इस घर में आपसे ज़्यादा कोई दुश्मन नहीं मेरे नॉवेल्स का, मुंह बनाकर कहा, लेकिन फिर अपनी ही बात पर चौंकी और किचन में दाखिल हुई। शहनाज बेगम की तरफ पलटी। आनी मेरे जाने के बाद शिफान कहाँ था? बेताबी से पूछा। वो तो तुम्हें छोड़कर आया तो सीधा ऊपर ही गया था, उन्होंने याद करके बताया। उसके बाद नीचे आया था किसी काम से? खुद सोचते हुए पूछा। हाँ, वो कुछ चीज़ें रद्दी वाले को देने गया था, मैंने कुछ रद्दी का सामान देना था। शहनाज बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले वो धड़ धड़ करती सीढ़ियाँ चढ़ गई और धाड़ की आवाज़ से शिफान के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो गीले बदन पर शर्ट चढ़ाता चौंका। क्या है, कोई तमीज़ है? आंधी तूफान बनी घुसी आती हो, घुर कर कहने लगा। शिफान मेरी बुक्स कहाँ हैं? गज़बनाक तासरात लिए आगे बढ़ी तो उसके दिमाग ने सिग्नल दिए कि लो बेटा अब शामत की तैयारी पकड़ो। मुझे क्या पता तुम्हारे बैग में होंगी, अनजान बनकर शाने उचकाए। शिफान मैं अपने नॉवेल्स की बात कर रही हूँ, कहाँ गए वो मेरी बुक शेल्फ से? अब की बार वो चीखी। लो बताओ भला, मैं तो जैसे सुबह शाम नॉवल पढ़ता हूँ ना, जो मुझे पता होगा, बेनियाजी से कहकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। तुमने मुझसे सब्सक्राइबर्स वाला बदला लिया है ना, ठंड तो पड़ गई होगी कलेजे में, वो गुस्से से फुंकारी। तो शिफान ने पलटकर हैरत से उसे देखा। मेरे सारे नॉवेल्स जो मैंने 1-1 रुपये इकट्ठे करके ख़रीदे थे, जो मेरी छोटी छोटी खुशियाँ थे, जो मेरे कमरे की रौनक थे,
जिनके लिए मैं सारा सारा दिन मम्मा की डांट फटकार बर्दाश्त करती थी, एक एक नॉवल को अपनी बुक शेल्फ में सजाते हुए मेरी आंखों में आंसू होते थे, और वो सब तुमने चंद टकों में बेच दिए, सिर्फ एक बदले की खातिर। तुमने अच्छा नहीं किया शिफान अहमद, मेरा कमरा वीरान कर दिया। अब जब जब मैं शेल्फ को देखूंगी तब तब मुझे दुख होगा, रोना आएगा, पर इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। गम और गुस्से से वो रो पड़ी थी। मन्नू मन्नू यार मेरी बात सुनो, मैं ला दूंगा ना। उसकी बात सुनने से पहले ही वो तेज़ी से कमरे से निकल गई, और शिफान को एहसास हुआ कि जिन आंसुओं की वजह बनने वालों को वो सबक सिखाता था, आज खुद वजह बन गया था। सर पकड़कर वहीं बेड के किनारे बैठ गया। तुझे क्या मौत पड़ी थी ये करने की? लानत हो तुझ पर शिफान अहमद, गुस्से से माथा पीटा। सुबह 8 बजे के करीब बादलों ने आसमान पर डेरे डाले हुए, हवाओं ने खुशगवार मौसम की नवीद सुनाई, तो कुछ ही देर बाद बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, मुल्तानियों की तो ईद हो गई। इतनी शदीद गर्मी के बाद बारिश ने मुल्तान को शर्फ बख्शा था। करवट बदलते शिफान की आंख खुल गई। मुंदी मुंदी आंखें जब खिड़की तक गईं तो वो फौरन उठ बैठा। आंखें मसलता टेरेस पर आया और हाथ आगे करके बारिश की बूंदों को मुट्ठी में कैद करना चाहा। खुली हवा में लंबा सांस खींचा तो अंदर तक ठंडक सी उतरी। वापस कमरे में आकर एक ख्याल के तहत दाऊद को जगाना शुरू किया। दाऊद दाऊद उठ यार। उसका बाजू हिलाया लेकिन वो बेसुध सोया रहा। दाऊद पकोड़े बन रहे हैं, उठ जा, शिफान ने ऊंची आवाज़ से कहा, तो पट से दाऊद की आंखें खुली। उठ जा लाले, बाहर बारिश हो रही है, इससे पहले कि बारिश रुक जाए पकोड़े बनवा लेते हैं। शिफान मुंह हाथ धोकर टी शर्ट बदल रहा था जब दाऊद भी बाखुशी उठकर बाथरूम में घुस गया। शिफान नीचे आया तो अहमद साहब लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम फादर साहब। उन्हें सलाम करके सामने सोफे पर टिक गया। वालेकुम सलाम बेटा जी, आज खैर तो है? सूरज के साथ ही निकल आए हो, वरना दिन ढलने तक आपका अता पता नहीं होता। छुट्टी वाले दिन ऐनक के पीछे से घूरकर अपने इकलौते सपूत को देखा। वो बारिश हो रही है ना, इसलिए पकौड़ों की खुशबू ने जगा दिया। वो खुशी आ गया। पकौड़े वो नहीं बन रहे आज बेटे? उन्होंने अखबार पर नजरें टिकाए कहा। वो क्यों? शिफान ने हैरत से पूछा। वरना बारिश के साथ ही सखावत वेला में पकौड़ों की खुशबू फैल जाती थी। बाहर जाकर पूछो। उनके कहने पर वो बरामदे में आया जहाँ एक चारपाई पर तीनों बड़ी खवातीन हाथों में चाय के मग लिए महवे गुफ्तगू थीं। दाऊद भी शिफान के पीछे था। तीनों ने हैरत से इन दोनों को देखा जो आज मामूल के बरक्स जल्दी उठ गए थे। या अल्लाह, क्या मेरी मुराद पूरी होगी कि मेरा बेटा आज इतनी जल्दी उठ गया? शहनाज बेगम ने हैरत से उन्हें देखा। जी क्यों नहीं, वैसे आज पकौड़े नहीं बन रहे? खैर तो है। शिफान ने अपनी माँ के कंधों पर बाजू दराज किया तो उन्होंने उसकी बात पर खुफगी से उसका बाजू परे किया। हाँ मैं भी कहूँ, आज ये अनहोनी हो कैसे गई? कोई पकोड़े शकोड़े नहीं बन रहे आज? क्या माओ को हक नहीं है कि वो मौसम एंजॉय करने? गर्मी हो या सर्दी, माओ ने बस चूल्हे पर ही जलना होता है। दाऊद और शिफान उनकी खुफगी पर खुशियानी हंसी हंस दिए। अच्छा मम्मा गुस्सा ना करें, हम बाहर, मेरा मतलब है कि हम खुद बना लेते हैं ना। अंदर से आती मुनाम को देखकर वो बात बदल गया। मुनाम और मनशा को मांस पकौड़ों की लालच देकर जगाया था। हाँ आज जो करना है खुद करो, हम तो अभी फ़िलहाल किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। तुम लोगों को भी पता चले किचन में खड़े होना क्या होता है। महनाज बेगम ने कप ट्रे में रखते हुए कहा। चलो यार लेट्स डू इट। दाऊद के साथ लिए किचन की तरफ बढ़ गया जब अंदर से रऊफ साहब की आवाज़ आई। मालपूड़े कितना है भाई? मालपूड़े कहाँ हैं भाई? महनाज बेगम ने सर पर हाथ मारा। बच्चों को क्या कहें, यहाँ तो बड़े ही आराम नहीं करने देते। हर दफ़ा की यही कहानी थी। यहाँ बारिश की बूंदें गिरती, वहाँ सबकी फरमाइश शुरू हो जाती और औरतें बेचारी सारा वक्त मुख्तलिफ ही चीज़ें बनाती रहती, और जैसे ही फारग होकर बारिश इंजॉय करने आती वहाँ बारिश ख़त्म हो जाती। इसलिए आज वो तीनों पक्के इरादे से बैठी थीं। रऊफ साहब बारिश के मौसम में मैदे की मीठी पूरियाँ ज़रूर बनवाते थे। आज भी फरमाइश आ गई। आप बैठे मामी, मैं और मन्नू बना लेंगे। मनशा कहकर फ़ौरन मनाम का बाजू पकड़े किचन में घसीट लाई, जहाँ दोनों लड़के पहले ही सोच विचार कर रहे थे कि आखिर ये पकोड़े बनते कैसे हैं। मनशा मैडम, आपको ये पता है मालपुड़े कहते किसको हैं? मुनाम ने एक हाथ कमर पर जमाकर अबरूज का मनशा खुशिया गई। नहीं। मुनाम ने खुफगी से उसे देखा। तो फिर आप इतने जोश से बनाने क्या आई हैं? मनशा बेचारी सी शक्ल बनाकर रह गई। यूट्यूब किचन में मौजूद चारों अफराद ने इत्तफाकन एक साथ कहा। चारों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। शिफान को लगा कि आज इतने दिनों बाद जलते पर ठंडी फुहार सी पड़ी हो। पिछले 10 दिन से वो इससे मुकम्मल लातलकी अख्तियार किए हुए थी। शिफान का सामना करने से भी गुरेज बरत रही थी और शिफान को ये बात बेचैन किए दे रही थी। आज से पहले 2 घंटे से ज़्यादा शिफान से नाराज़ नहीं रहती थी, और अब कहाँ 10 दिन। फाइनली पकोड़े तैयार हो ही गए थे। यूट्यूब से देख देख कर कुछ जले तो कुछ कच्चे पकोड़े वो दोनों तैयार कर ही चुके थे, जबकि दूसरी तरफ मन्नू और मनशा अभी भी अपने काम में मसरूफ़ थी। यार वैसे इसके साथ चाय भी होनी चाहिए थी। दाऊद की बात पर शिफान ने उसे तगड़ी घूरी से नवाजा कि अब ने आज शोशाना छोड़, चल भाई हमारा काम भी हो गया। मनशा ने कहा। दाऊद सबसे पहले पकौड़ों की ट्रे उठाए बाहर निकल गया, क्योंकि
चाहे बाहर मौसम अच्छा था, पर इतनी देर चूल्हे के आगे खड़े रहने से चारों की हालतें ख़राब हो रही थीं। ऐसे भी उनका ये पहला एक्सपीरियंस था। मंशा भी ट्रे और बर्तन ट्रॉली में सजाकर बाहर ले गई, जबकि मुनाम सारे गंदे बर्तन सिंक में रखने लगी, वरना अम्मा ने हर लिहाज बिलाए ताक रखकर अच्छी खासी बेइज्जती कर देनी थी। शिफान बिला वजह वहाँ खड़ा रहा। जब मंशा चली गई तो वो भी किचन से निकलते हुए चौखट में रुका। जल्दी बाहर आ जाना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तुम्हारे बगैर। मेरा मतलब है हर चीज़ ठंडी हो जाएगी। मनाम की हरस से घूरने पर वो फ़ौरन बात बनाने लगा। पागल जिया। मनाम उसकी पीठ को घूरते हुए उसकी बातें समझने की कोशिश करने लगी और फिर खुद ही सर झटक दिया। सुबह की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवाएं बरकरार थीं। मौसम अभी भी खुशगवार था। सुबह ही मौसम देख सबका पिकनिक का प्लान बन गया और फिर ये मौका ना जाने कब मिलता, इसलिए 2-3 डिशेस घर से बनाकर सखावत मंजिल के मकीन दोपहर को ही निकल पड़े थे। एक गाड़ी और एक हैवी बाइक साथ साथ अस्करी पार्क की पार्किंग में रुकी। शिफान और दाऊद बाइक से उतरकर गाड़ी से सामान निकालने लगे, जबकि रऊफ साहब सबको लेकर टिकट लेने बढ़ गए। इंट्रेंस टिकट लेकर वो लोग दाखिल हुए, जहां सामने ही एक बड़ी सी झील थी, इसलिए इसे अस्करी पार्क और झील दोनों कहा जाता था। शुरू में झील के मुकाबिल खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स लगे थे। स्टॉल्स के आगे दायरे में कुर्सियां रखी थीं, जो आज तकरीबन भरी हुई थीं। स्टॉल्स की कतार ख़त्म हुई तो दाएं तरफ खाली मैदान आ गया। मैदान काफ़ी बड़ा था और उसकी सरसब्ज घास बारिश के बाद धुली धुलाई सुकून बख्श लग रही थी। वो लोग सीधा घास पर उतर गए। शिफान और दाऊद भी आ चुके थे। पहले सामान में से बड़ी सी चादर निकालकर घास पर बिछाई, जूते एक तरफ उतारकर सब चादर पर बैठ गए। पहले खाना खा लेते हैं, 2 बज रहे हैं, फिर जितना मर्जी घूम फिर लेना, रऊफ साहब ने कहा तो शहनाज बेगम और महनाज बेगम ने खाना निकाला। मन्नू प्लेट्स निकालो बेटा। शहनाज बेगम के कहने पर उसने फटाफट प्लेटें और गिलास निकालकर सबके आगे रखे। मन्नू कोक भी निकालो ना साथ। प्लेट में बिरयानी डालने के बाद रऊफ साहब ने कहा जो कोक की शौकीन थे कभी तो छोड़ दिया करें, देखें कितनी तोंद निकलती जा रही है इसकी वजह से। महनाज बेगम नाराज़ हुई तो वो हंस दिए। अरे बेगम, ये कोक की वजह से थोड़ी है, ये तो बैठे रहने से निकल आती है, वो हमेशा से यही कहते थे। मुनाम ने ग्लास में कोक डाली तो वो अपनी बेगम के हाथ की चटपटी बिरयानी के साथ कोक के घूंट भरने लगे। महनाज बेगम ने इन्हें देखकर नफ़ी में सर हिलाया। एक तरफ मंशा और मुनाम खाने के साथ बातों का शुगल फरमाने लगी, जबकि दूसरी तरफ दाऊद और शिफान को तो बस खाने से मतलब था। माज ने जल्दी खाने से हाथ रोक लिया था। मामू, मैं वो देख कर आऊँ। उसने खड़े होते रऊफ साहब से इजाज़त मांगी तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ जाओ, लेकिन यहीं सामने रहना। उनकी बात सुनता वो सामने भाग गया, जहाँ कुछ फासले पर फौजी टैंक खड़ा था। उसके आसपास बच्चों का रश था। कोई उसके ऊपर चढ़ा था तो कोई उसके इर्द गिर्द भागकर अपने साथी को पकड़ने की कोशिश में था। चलो भी यहीं बैठने के लिए आए हो क्या? उठो इस तरफ चलें। थोड़ी देर बाद ही सब खाने से फारिग हो गए। सारा सामान समेटा। शिफानी ने वहीं बैठा देख कहने लगा और उठकर आगे बढ़ गया जहाँ अभी माज गया था। मनाम, मंशा और दाऊद भी उसके पीछे हो लिए। बड़े सब वहीं बैठे गपशप करते रहे। वो लोग वहाँ पहुँचे तो शिफान अपना कैमरा हाथ में लिए माज के साथ गालबन कोई वीडियो बना रहा था। दाऊद भी उसके पास चला गया। मनाम और मंशा एक तरफ खड़ी होकर अपनी सेल्फियाँ बनाने लगी। गाइस, मैं काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बना पा रहा था, इसलिए आज छोटा सा व्लॉग पेश खिदमत है। हम आए हैं आज अस्करी पार्क, जहाँ मेरा तो बचपन गुजरा है, लेकिन ये मेरे बर्गर भाई कोई दूसरी दफ़ा आए होंगे। तो ये है मेरा छोटा भाई माज और ये हमारा बर्गर बच्चा दाऊद। शिफान ने हंसते हुए व्लॉग में उनका तारुफ करवाया तो दाऊद घूरने लगा। दाऊद ने अचानक उसके हाथ से कैमरा चिपट लिया। ये कैमरे का मजाक नहीं है। शिफान ने वापस लेना चाहा। आज मैं बनाता हूँ तेरा व्लॉग। दाऊद ने कैमरा एक एंगल पर सेट करते कहा। बस फिर गए मेरे व्यूज़ तेल लेने। शिफान ने मुंह बनाया। वहीं मौजूद एक खेलते कूदते बच्चे के सर से टोपी उचक ली तो वो जो अपने साथी के पीछे भाग रहा था एकदम रुककर अपने सर पर हाथ मारने लगा और अगले ही लम्हे शिफान के हाथ में टोपी देखकर रोने की तैयारी पकड़ने लगा था। ये देख लें, आपका मोस्ट कूल एंड डैशिंग यूट्यूबर बाहर निकलकर हमें जलीली करवाता है। बच्चे ने एकदम ही जोर से रोना शुरू किया तो शिफान ने फौरन उसकी टोपी उसके सर पर वापस रख दी और खुद 9-2-11 हो गया। इससे पहले कि बच्चे के वालिदैन आ जाएं, दाऊद भी जल्दी से वहाँ से खिसक लिया। वहाँ से आगे थोड़े से फासले पर जॉयलैंड बनाया गया था, जहाँ हर किस्म के छोटे बड़े झूले लगाए गए थे। अच्छे मौसम और छुट्टी के दिन की वजह से वहाँ भी फैमिलीज़ का खासा रश था। इस रश से निकलकर वो पांचों आगे चलते गए, जहाँ एक कच्ची जगह थी और दूर से ही इस जगह पर 2-3 घोड़े खड़े दिखाई देते थे। वो लोग घोड़ों के करीब गए तो शिफान घोड़े वाले को पैसे देकर एक ही जस्ट में घोड़े पर सवार हो गया। माज, ये कैमरा पकड़ो, मैं अभी आया। दाऊद कैमरा माज को पकड़ाकर खुद घोड़े पर सवार हो गया और अब वो दोनों इस लंबे से कच्चे ट्रैक पर घोड़े दौड़ा रहे थे। दाऊद को घोड़े को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि उसका ये पहला एक्सपीरियंस था, जबकि शिफान तो कई बार ये कर चुका था। 2-2 राउंड लगाकर आए तो मास ने भी घुड़सवारी की फरमाइश की। ओए मनु, हम भी करें हॉर्स राइडिंग? मंशा ने एक्साइटेड होकर कहा तो मनाम उसे घूर कर रह गई। कोई ज़रूरत नहीं, हम अब बच्चियाँ थोड़ी हैं। मनाम ने टाल दिया।
मनाम भी कभी घोड़े पर नहीं बैठी थी, वो शुरू से डरती थी। बल्कि एक दफ़ा जब वो 11 बरस की थी तो शिफान ने ज़बरदस्ती उसे घोड़े पर सवार कर दिया था और फिर अलामान जो इस लड़की ने शोर डाला था, शिफान को अपने गुनाह बख्शवाने पड़ गए थे। वैसे मिशी, घोड़े ने तुम्हें देखकर ही दौड़ लगा देनी है, शिफान ने मंशा की बात पर हंसते हुए कहा। दफा हो जाओ। मंशा चिड़ी तो शिफान कहका लगाया। अच्छा चलो यार, कौन आइसक्रीम खाते हैं। माज भी आ गया तो सब आइसक्रीम खाने के लिए वापस स्टॉल्स की तरफ चल दिए। कुर्सियों पर बैठने की जगह ना थी, इसलिए वो पांचों झील के करीब जाकर खड़े हुए। तेज हवा की वजह से मुनाम का दुपट्टा उड़ता जा रहा था, जिसे वो एक हाथ से सेट करने की तगदूद में लगी थी। दूसरे हाथ में आइसक्रीम थी। उसने शुक्र किया कि बाल फ्रंट चोटी में बंधे थे, वरना अगर खुले होते तो मन्नू मैडम अब तक भूतनी बन गई होती। हवा का एक तेज झोंका आया और मुनाम का दायां पल्लू उड़कर दाएं तरफ रेलिंग पर झुके शिफान के कंधे पर जा पड़ा। शिफान ने चौंक कर अपने कंधे पर मौजूद पल्लू को देखा और मुनाम के खींचने से पहले बड़ी नरमी से पल्लू अपने कंधे से हटाकर उसके पीछे खड़ा हुआ। ऐसे कि पीछे के हजूम की नज़रों से मुनाम बिल्कुल छुप गई। रुको ज़रा। शिफान ने पीछे से दोनों पल्लू पकड़कर हल्की सी गिरा लगा दी। अब ठीक है, और ख़ुद मुतमईन होकर वापस दाऊद की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब दुपट्टा पूरी तरह से उसे कवर किए हुए था और अब उड़ भी नहीं रहा था। मुनाम कितनी देर गहरी नज़रों से उसे देखती रही। जो दूसरी तरफ मुतवज्जो था, दिल में कुछ पिघलता महसूस हुआ। ज़रूर उस दिन कोई डंडा सर पे लगा होगा, सोचकर खुद ही शरारत से मुस्कुरा दी और अपनी पिघलती आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम के बाद उन्होंने झील में तैरती कश्ती की सैर के लिए टिकटें लीं और ज़रा रश कम होते ही एक कश्ती में सवार हुए। दाऊद और शिफान आगे थे, पीछे माज भी फौरन चढ़ गया, लेकिन मनशा ने जैसे ही एक कदम रखा, पानी में खड़ी कश्ती ने हल्की सी हरकत की। आह मम्मा, मनशा की चीख निकली, जिस पर हंसते हुए दाऊद ने फटाफट आगे बढ़कर बहन का हाथ पकड़ा और कश्ती में बिठाया। कोई मुझे तो हाथ दो। पीछे मुनाम रह गई तो उसने कहा, जिस पर दाऊद ने उसे तंग किया। नहीं देते, खड़ी रहो वहीं। शिफान आगे बढ़ने लगा, जिसे दाऊद ने रोक दिया और हंसकर कहने लगा, जिस पर मुनाम की तेवरी चढ़ गई। आ जाएं आप ही। शिफान की दोबारा आगे बढ़ने से पहले ही मास ने अपनी खिदमत पेश की। सब बैठ गए तो कश्ती वाले ने कश्ती स्टार्ट की और चारों तरफ घुमाने लगा। थोड़े से फासले पर एक जगह बहुत सी सफ़ेद रंग की बतखें थीं जो हमेशा मुनाम की तवज्जो खींच लेती थीं। अब भी वो उनके करीब जाकर मुस्कुराकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। जब क्लिक की आवाज़ पर वो चौंकी। शिफान हाथ में कैमरे पकड़े इस खूबसूरत मंजर को कैद कर चुका था, जिसमें वो मुस्कुराकर बतखों को हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। हवा के बाइस शिफान के बाल माथे पर बिखरे थे, जिन्हें उसने सेट करने की कोशिश नहीं की थी। मुनाम ने वापस गर्दन मोड़ी तो वो बतखें काफ़ी दूर रह गई थीं। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। मास तो बहुत ही एक्साइटेड था। कश्ती पूरी झील में 2 चक्कर लगाकर वापस किनारे पर रुकी तो बारी बारी सब उतरने लगे। माज ने सबसे पहले छलांग लगाई और दाऊद ने बाहर निकलकर मनशा का हाथ थामा। शिफान अभी कदम बाहर निकालने ही लगा था कि एक हाथ ने पीछे से बड़ी दुरुस्तगी से उसकी शर्ट का कॉलर थामा, साथ ही चीख भी बरामद हुई। शिफान ने सरस से मुड़कर मुनाम का अपनी शर्ट को दबोचने वाला बाजू कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मुनाम का सर उसके सीने से आ लगा। दोनों ने गहरे गहरे सांस लिए। दोनों के इकट्ठे खड़े होने के बाइस कश्ती जरा जोर से हिली थी, जिसकी वजह से मुनाम पीछे पानी में गिरने लगी थी, लेकिन बर वक्त शिफान का कॉलर पकड़ते हुए उसने खुद को बचाया। शिफान ने एहतियात से उसे बाहर निकाला। मन्नू, तुम ठीक हो यार, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मनशा ने उसका हाथ पकड़ा। अच्छा चलो, मामू लोग इंतजार कर रहे होंगे, मनशा कहकर आगे बढ़ गई। मुनाम भी उसके पीछे जाने लगी जब बेअख्तियार सी नज़र शिफान पर पड़ी, जिसकी सुर्ख आंखों से एक बेअख्तियार सा आंसू निकला। मुनाम यकदम साख्त हुई, लेकिन वो फ़ौरन नज़रें फेर गया। मुनाम फ़ौरन वहाँ से निकली। दाऊद की नज़रों से भी ये मंजर छुपा नहीं था। दाऊद ने शिफान के कंधे पर हाथ रखा। टेक इट इजी ब्रो, सब ठीक है। शिफान की नज़रें पानी पर टिकी थीं। शिफान ने बेध्यानी से कहा। तो कब बात कर रहा है घर वालों से? दाऊद ने कनखियों से उसे देखते कहा। किस बारे में? शिफान अनजान बना। तू मुझे डफर समझता है, दाऊद ने नाराज़गी से कहा। समझने की ज़रूरत है। वो अब संभल गया था, वहाँ से जाने लगा तो दाऊद ने कोहनी से पकड़कर उसे वापस खींचा। शिफान अहमद, आप कल ही मामू और मामी से बात कर रहे हैं, इससे पहले कि मनाम रऊफ़ के बच्चे मामू मामू कहते आपसे लिपट जाएं। दाऊद ने डराना चाहा, जिस पर वो उसे घुरकर रह गया। बको मत। शिफान को सोचने लगा, मैं डायरेक्ट अपने फादर साहब से तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता। एक तो जालिम पहनते ही बड़ी सख्त चप्पलें हैं। शिफान ने मजलूम सी शक्ल बनाई तो दाऊद की हंसी निकली। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट इन तक पैगाम पहुँचा सकते हैं। दाऊद ने मुस्कुराकर अबरू चुकाए तो शिफान को तजस्सुस हुआ। वो कैसे? दाऊद ने उसके कंधे पर बाजू दराज किया। गज़ल आंटी। शिफान बेख्तियार मुस्कुरा दिया कि अब तो काम बन गया, गज़ल तक बात पहुँच जाएगी, वो खुद ही संभाल लेगी। पर यह ख्याल पहले उसे क्यों नहीं आया? वैसे कोई इनकार का जवाब ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वो बहुत अरसे से किसी से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन साथ ही साथ वो जब किसी को मुनाम के शादी का जिक्र करते सुनता तो ये फिक्र खाती कि आखिर वो कब बरसरे रोज़गार होगा, कब अपने पैरों पर खड़ा होगा और चाचू से मन्नू का हाथ मांगेगा। अगर इससे पहले ही उन्होंने मुनाम का हाथ किसी और को दे दिया तो
लेकिन अब बात करनी ही थी हर हाल में, और इस मामले में गज़ल ही बेहतर थी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं? शिफान गाड़ी के बोनट पर बैठा कैमरा सेट किए व्लॉग शुरू कर चुका था। मैं इस वक्त सख्त नींद में हूँ, अगर कहीं इधर उधर निकल जाऊँ तो माजरत। अभी सुबह के 7:45 हैं और फादर साहब इतनी सुबह उठाकर लाए भी कहाँ हैं? मतलब मैं इतनी सुबह इसके लिए उठाया गया हूँ? नाइंसाफ़ी है यार, उसने जमाई रोकते हुए बैक कैमरा ऑन करके आसपास दिखाया, जहाँ एक बड़े से कच्चे मैदान में बकरा मंडी लगी थी। जो थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ है ना, वो तो यहीं निकल जाएगा, लेकिन खैर अब आ ही गया था तो सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलूं। काफ़ी वक्त से मुलाकात भी नहीं हुई थी ना, तो आज एक छोटा सा व्लॉग पेशे खिदमत है विद दिस बकरे एंड लेले। शिफान हंसकर कहता बुनट से उतरा और मंडी की तरफ बढ़ गया। बड़ी बड़ी कनातें लगाकर सारे को कवर किया गया था। घुटनों तक आते शॉर्ट्स पर आधी आस्तीन वाली टी शर्ट पहने, पैरों में पुरानी सी हवाई चप्पल डाले, बिखरे बालों और नींद से खुमार आलूद आंखों के साथ वो कैमरा पकड़े व्लॉग बना रहा था। दाऊद का हुलिया भी उससे कुछ अलग ना था। अहमद साहब और रऊफ साहब जानवर देखते व्यापारियों से उनके दाम के बारे में बहस कर रहे थे। चलो ज़रा आगे भी देखने। अहमद साहब जो बकरा देख रहे थे वो ज़रा कमज़ोर सा था, इसलिए आगे बढ़ गए। एक व्यापारी के पास रुककर उसके जानवर का जायज़ा लेने लगे। रऊफ साहब ने इस बकरे का मुंह खोलकर उसके दांतों का जायज़ा लिया। छी, इसने ब्रश नहीं किया। शिफान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो तीनों सर नफ़ी में हिला गए। ठंडी थी, इंतहाई ठंडी। दाऊद ने उसके मजाक पर कहा तो उसने दांतों की नुमाइश की, जब अचानक उछलकर आगे को गिरने लगा। दाऊद ने सर से उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचाया। ओए मेरे भाई, मैंने तेरी बंदी छेड़ी है क्या? शिफान ने मुड़कर पीछे टक्कर मारने वाले दुम्बे को देखा, जिसे अब उसका मालिक काबू कर चुका था। दुम्बे के मालिक ने माजरत की, कोई बात नहीं, बस इसे बांध के रखा करो, वरना ये जितना गुसीला है किसी की कमर तोड़ेगा एक दिन। शिफान ने कहा तो वो उसे ले गया। वैसे आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, दाऊद ने हंसते हुए कहा। अहमद साहब और रऊफ साहब दो हट्टे कट्टे बकरे पसंद कर चुके थे। उन्हें पकड़ाकर दोनों भाई आगे निकल गए। ध्यान से पकड़, अगर छूटा ना तो बेटा तेरी सारी जायदाद बीच के भी इस पैसे पूरे नहीं होने। शिफान ने दोनों बकरे उसे पकड़ाते हुए कहा तो वो उसे खुबकी से देखने लगा। अहमद और रऊफ दोनों अब किसी और व्यापारी से दाम पर बहस कर रहे थे। शिफान अपने व्लॉग जारी रखे हुए था, जबकि बकरों ने दाऊद को नचाया हुआ था। दोनों बकरे रस्सी छुड़ाकर भागने की पूरी कोशिश में थे, जब रऊफ साहब ने उसे इस मुश्किल से निकाला और एक बकरे की रस्सी खुद पकड़ ली। यार बड़े ही अथरे हैं ये दोनों, शिफान ने बकरों को देखकर कहा, जो अभी भी भागने की तगुदुद में थे। तुम पर चले गए हैं बेचारे, रऊफ साहब ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो शर्मिंदा हुए बगैर दाद वसूल करने के अंदाज में सीने पर हाथ रख के झुका। फिर एक बकरे की गर्दन में बाजू डाला। यार मुझसे अच्छे तो ये निकले, कम अज़ कम मेरे घर में इनकी इज्जत तो होगी। मेरी तो होनी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुर्बानी का बकरा हूँ और हर साल आने वाले बकरे मेरे घर की लाडली औलाद। शिफान ने अफसरदगी से कहा तो दाऊद हंस दिया। वाहरी किस्मत। शिफान ने अपने नजर आने वाले आंसू पोंछे। दो बकरे और एक बकरी लेकर चारों मंडी से निकल आए। शिफान, इस रिक्शे वाले से बात करो और इन्हें एहतियात से चढ़ाना रिक्शे में। अहमद साहब हुक्म देकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। शिफान ने अपना कैमरा रऊफ साहब के हवाले कर दिया। अब लोडर रिक्शे वाले से बात करके एड्रेस समझाया और फिर बकरों को सवार करने लगे। दाऊद रिक्शे के ऊपर चढ़कर खड़ा हुआ था और शिफान नीचे से जोर लगाकर बकरों को सवार कर रहा था। जब तीसरे बकरे को ऊपर चढ़ाते हुए उसे अपने पाँव पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ और यहीं शिफान की बस हो गई। अबे यार, ये मेरा पाँव है, तेरा टॉयलेट नहीं जो यहीं शुरू हो गया। थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता था? दाऊद उसकी हालत देखकर गर्दन पीछे फेंक कर हंसता चला गया, तो शिफान ने हाथ खोलकर उसे 5 उंगलियां दिखाईं। रिक्शे वाले को भेजकर वो मुंह बनाता एक तरफ बढ़ गया, जहां छोटा सा नल लगा था। पता नहीं किस काली बिल्ली ने रास्ता कलमा पढ़कर पाँव धोते वो अपनी ही बात पर चौंका और फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि रात को ही वो ख्वाब में मनाम को देख चुका था। काली बिल्ली काफ़ी अरसे से वो रोज़ रात को इसे ख्वाब में देखता था। शायद वो हर वक्त आंखों के सामने होती थी, या शायद रात सोने से पहले वो इस एल्बम का दीदार करके सोता था, इसीलिए। आखिरकार चांद रात भी आन पहुंची थी और अपने साथ रौनकें भी खूब लाई थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। घर की बड़ी ख़वातीन किचन में मसरूफ़ ईद पर आने वाले मेहमानों के लिए कबाब, समोसे, रोल वगैरह बना रही थी और फ्रीज़ कर रही थी। साथ साथ सब बच्चों को अपने काम निपटाने की ताकीद भी जारी थी। दोनों लड़कियों ने सुबह से काम और तैयारियों का शोर मचाया हुआ था, लेकिन उनके काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। शिफान, कौन मेहंदी ला तो जल्दी। मनशा ने कमरे से हाँक लगाई। शिफान, ये मेरा दुपट्टा लेते जाना, पिको करवाते आना। मनाम ने सीढ़ियाँ उतरते दुपट्टा शापर में डालकर शिफान की तरफ उछाला, जो लॉन्ज के सोफे पर सर पकड़कर बैठा था। शिफान अहमद किचन की चौखट पर खड़ी। गज़ल ने अभी नाम ही लिया था कि वो चीख पड़ा। बस वो तीनों लड़कियां एकदम रुककर उसे देखने लगीं। खच्चर समझ लिया है क्या? बस दौड़ाई जा रही हैं। सुबह से बाजार के 1000 चक्कर लगवा चुका हूँ, और लेकिन इन मैडमों के काम शैतान की आंत हो गए हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसी ने रोटी भी पूछी है इस गरीब के बाल से,
और एक मेरी माँ हजूर हैं, सुभान अल्लाह। मेहमानों के लिए 10-10 किस्म के खाने बना लिए हैं, जैसे इनके हाथ तो फाके होते हैं, लेकिन अपने बेटे की फिक्र नहीं। वो तो जैसे फटपड़ा था, सब भौंक बने उसे देख रहे थे। लाउंज के दरवाजे से दाखिल होते दाऊद की हंसी छूट गई, जो अभी सैलून से आ रहा था। कमीने हंस ले तो खुद तो मेहमान का टैग गले का हार बना के सुबह से आराम कर रहा है, और मैं सारे जहां में पागलों की तरह बाइक दौड़ाए फिर रहा हूँ। अभी तक मैं अपने बाल तक नहीं कटवा सका, और ये जनाब फेशियल तक करवा चुके। दाऊद होंठ भींच कर हंसी दबाने की नाकाम सी कोशिश की। अच्छा तुम बैठो और खाना खाओ। गुस्सा नहीं करो, अब ईद के दिन है, काम तो होते ही हैं। चलो खाना खा लो, बाकी मैं खुद निपटा लूंगी। गजल ने उसे शांत किया। नहीं खाना मैंने, भूख मर गई है मेरी। वो अभी भी खफा था और सच्चा भी तो था। अब तो खाओगे ना? गजल ने शिफान के कान में सरगोशी की तो उसने घुरकर अपनी खाला को देखा, जो मुस्कुराहट दबाए अबरूज का उसे ही देख रही थी। गजल कुछ मिनट पहले ही शिफान के गुस्से के दौरान मनाम को खाना गर्म करके लाने का इशारा कर चुकी थी। मनाम ने उसके सामने खाना रखा। खाना खा के मेरा दुपट्टा पीको करवा देना, अच्छा याद से। अभी वो लुकमा मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मनाम की बात पर उसका हाथ वहीं रुक गया। तुम्हारे इसी दुपट्टे को फंदा बना के पंखे से लटक जाऊंगा, फिर करवाती फिर ना पीको मेरे स्वयं के लिए। जलकर कहा तो साथ बैठी गजल ने कमर पर एक चिप्त रसीद की। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो, लेकिन शिफान ने उस पर ध्यान ना दिया। उसकी नजरें तो कहीं और ही जम गई थी, जहां उसकी बात पर मनाम की आंखों में तकलीफ का तासुर आया था। अपने अंदर की हालत को छुपाने की खातिर तुड़क कर बोली, शक्ल अच्छी होगी तो बात भी अच्छी करेगा, कहकर नाराजगी से उसे घूरती स्टोर रूम में घुस गई। शिफान के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई। रोबत से खाना खाते हुए गजल से सरसरी सा पूछने लगा, आपने बात की मम्मा से? गजल नाखूनों पर नीलपेंट लगाते कहने लगी, हाँ कर ली बात, लेकिन रिजल्ट तुम्हें कल सुबह पता चलेगा। अब देखते हैं तुम्हें इस ईद पर कैसी ईदी मिलती है। शिफान ने उसके तासरा जांचने चाहे, लेकिन कामयाब ना हो सका। आपको क्या लगता है? फिर सवाल किया। मैं कुछ कह नहीं सकती फिलहाल, गजल कहकर उठ गई। अब उसे बेताबी से अगली सुबह का इंतजार था। ईद का सूरज चढ़ा तो हर घर में गहमा गहमी बढ़ गई। मर्द हजरात ईद नमाज के लिए निकल गए। खवातीन ने फिर से किचन संभाल लिया, जबकि बच्चे अपनी तैयारियों में लग गए। ईद नमाज के बाद कसाईयों की आमद शुरू हुई तो सबकी मसरूफियत बढ़ गई। इसी तरह सखावत मंजिल में भी नमाज के फ़ौरन बाद कसाई आ गए। कसाई ने कुर्बानी की तो अहमद साहब और रऊफ साहब ने गोश्त के हिस्से बनाए, जो वो हमेशा से दोनों भाई खुद बनाया करते थे। फिर बारी आई घर घर जाकर गोश्त देने की, तो शिफान और दाऊद की दौड़ें लग गईं। इस दौरान मेहमानों का आना जाना भी लगा रहा। खवातीन बस खातिरदारी में ही लगी रहीं। आखिरकार सब दोपहर के 3-4 बजे फारग हुए तो दोपहर का खाना खाया गया। उसके बाद चाय का दौर चला तो सब लाउंज में जमा हो गए। चाय के साथ साथ गपशप भी जारी थी। सब बड़े छोटे ईद के कपड़ों में तैयार श्यार मौजूद थे। अरे आप सबने हमें ईदी नहीं देनी? अचानक याद आने पर मुनाम ने कहा, बड़ी ईद पर कोई ईदी नहीं होती। रऊफ साहब ने साफ दामन बचाया। अब ये किसी किताब में लिखा है, और किसने लिखी है ऐसी बेकार किताब? मुनाम ने खुबगी से दिखाई। मैंने, उन्होंने सीना चढ़ करके कहा। पापा? मुनाम ने मुंह बनाया तो वो हंस दिए। अच्छा आओ भाई सारे ये लो। उन्होंने बारी बारी सब बच्चों की ईदी दी। बड़े पापा आपसे तो मैं डबल लूंगी। मुनाम अब अहमद साहब के साथ टिक गई। और वो क्यों भाई? उन्होंने अबरूज गाए, क्योंकि आप पापा से बड़े हैं। मुनाम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, ये तो ज्यादती है फिर। चलो खैर, आखिरकार उन्हें भी अपनी जेब हल्की करनी पड़ी। उन्होंने शिफान को छोड़ के सबको ईदी दी तो शिफान का मुंह खुल गया। बाबा मैं आप ही का बेटा हूँ, जरा गौर से देखें। उनके सामने खड़े होकर कमर पर हाथ जमाए कहने लगा, हाँ हाँ पता है बरखुरदार, मैं अपनी इतनी बड़ी गलती कैसे भूल सकता हूँ। वो भी शिफान के फादर साहब थे। उन्होंने शिफान की तरफ इशारा करके हंसते हुए कहा तो वो मजीद खफा हुआ। भाई 5 फुट 7 इंच की ईदी हमने तुम्हें दी है, और क्या चाहिए? हाँ। उन्होंने उसे साथ बैठने का इशारा किया और कंधे पर हाथ रखकर शरारत से कहा तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। आज सुबह ही तो ये खुशखबरी मिली थी कि सब इस रिश्ते पर राजी हैं, बल्कि 2-3 हफ्ते बाद ही निकाह भी कर दिया जाएगा। फिर जब पढ़ाई से फारिग होंगे तो शादी का सोचेंगे। शिफान के पैर तो आज ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। शिफान ने सामने मनीषा से बात करती मन्नू को अपनी गहरी नज़रों के हिसार में लिया, जो ब्राउन कलर के टुकनों तक आते फ्रॉक के साथ गुलाबी चूड़ीदार और गुलाबी ही दुपट्टे में, आंखों पर मस्कारा और होंठों पर नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए, कलाइयों में शिफान की पसंद की हुई चूड़ियां पहने, बालों की ऊंची पूनी बनाए, आज सीधा शिफान के दिल की वेरिंग हिला रही थी। कुछ नए रिश्ते की खुशी भी थी। वो आज पहले से ज़्यादा खिल रही थी। शिफान के खुद भी ग्रे शलवार कमीज और ब्राउन खेड़ी में टोर ही अलग थी। बाल आज पीछे को सेट किए गए थे। आंखों की अलोही चमक मजीद बढ़ गई थी। मन्नू तुम शिफान से ईदी नहीं मांगोगी? मनशा ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उमदार हुई, जबकि मुनाम खुशिया गई और ख्वामख्वाह मोबाइल पर लग गई। अरे शिफान तुम ही दे दो ईदी हमारी मन्नू को। अब की बार मनशा ने शिफान को मुखातिब किया तो शिफान, जो मन्नू के चेहरे पर आते रंग देख रहा था, फौरन जेब से वॉलेट निकालकर मुनाम के सामने टेबल पर रख दिया। सबने शरारत से ओ हो कहा, लो जी मेरा बेटा तो गया मेरे हाथ से।
शहनाज बेगम ने भी शरारत से कहा तो सब हंस पड़े। मनाम जानबूझकर इग्नोर करती रही। एक पल को दिल ने कहा, मन्नू छोड़ सारी शर्म, ये वॉलेट इतनी मुश्किल से हाथ आया है, लेकिन फिर जब्त करके बैठी रही। यार मन्नू अब नखरे ना दिखाओ, उठा लो ना, दोनों बहनें बांट लेंगी। मनशा ने गुस्साया तो वो उसे घूर कर रह गई। शहनाज बेगम ने शिफान के वॉलेट से ही 100 के 3-4 नोट निकालकर मनाम के सर पर वारे। मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को दोनों हाथों में लेकर हम माथे पर बोसा दिया। शिफान चलो अब हमारी मन्नू की अच्छी अच्छी तस्वीरें लो अपने कैमरे में। मनशा ने नया शोशा छोड़ा। इनकी तस्वीर तो हमारे दिल में महफूज है। शिफान की ये बात सिर्फ मनाम ही समझ सकती थी, क्योंकि वो फारसी में बोला था, जिस पर उसका दिल तेजी से धड़का था। मासू जैसे इसी इंतजार में बैठा था, फौरन शिफान के कमरे से कैमरा उठा लाया। ये ले भाई, मेरी भी बहुत सारी पिक्स बनानी हैं। शिफान हंस दिया। आज वो सब लॉन में बनाते हैं, डे लाइट में अच्छी आएंगी। सब यंग पार्टी लॉन में आई तो दाऊद ने सरस से शिफान के हाथ से कैमरा झपट लिया। एक कपल क्लिक तो होनी चाहिए, क्यों मनशा? दाऊद ने मुस्कुरा कर कहते, मनशा से ताईद चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल। वो भी मन्नू को तंग करने के गर्ज से फौरन बोली, मारना खा लेना। मनाम ने उसे धमकाना चाहा। इतने में शिफान मुस्कुराता हुआ उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ तो मनाम का दिल जोर से धड़का। नए रिश्ते का एजाज था कि वो हर वक्त शिफान से लड़ने झगड़ने वाली आज उसके सामने यूं घबरा रही थी। कुछ शिफान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और चाहत के रंग देखकर भी उसकी जुबान गेंग थी। सुबह ही दाऊद ने सारे राज अफशा किए थे, जिस पर वो सख्त रह गई थी। दाऊद के इशारे पर शिफान बिल्कुल उसके करीब हुआ तो वो नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ खिसकी, जिस पर शिफान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो भी शिफान अहमद था। फिर उसके करीब हुआ तो मनाम ने उसे घुरी से नवाजा, जिस पर वो उसे देखता ढिठाई से मुस्कुरा दिया। दोनों की नज़रें मिली और उसी पल दाऊद ने तस्वीर खींची। शिफान ने ज़रा सा झुककर उसके कान में सरगोशी की। हर अक्स कामिल बाशमा, तुमसे मुकम्मल है हर तस्वीर। मन्नू के गाल यकदम दहके और वो नज़र मिलाए बगैर मनशा की तरफ बढ़ गई। सखावत मंजिल पूरी तरह जर्द बत्तियों में जगमगा रहा था। बाहर से ही अंदर की खुशियों और रौनकों का पता चलता था। यूं भी सखावत मंजिल की पहली खुशी थी। सखावत मंजिल के मेन गेट से अंदर जाओ तो यूं लगता है जैसे खूबसूरत रंगों बो का सैलाब उमड़ आया हो। हर तरफ कहके और खुशियाँ थीं। गुलाब के फूलों की महक पूरे लॉन में फैली थी। पूरा लॉन फूलों और लाइटों से सजाया गया था। बिल्कुल सामने स्टेज बना था, जिसके पीछे आर्टिफिशियल गुलाबी और लाल फूलों की सजावट की गई थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत डिज़ाइन का सोफ़ा रखा था। सोफे के दाएं बाएं एक एक कुर्सी थी। सारा फर्नीचर ऑफ वाइट कलर का था। चंद करीबी मेहमान आ चुके थे। कोई लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठा था तो कोई लॉन्च में विराजमान था। बच्चे सारे घर में उधम मचाए हुए थे। मर्द हजरात जो आए थे वो अभी फ़िलहाल ड्राइंग रूम में बैठे थे। अहमद साहब और राउत साहब भी वहीं मौजूद थे। दोनों भाई हल्के रंगों की बोस्की के शलवार सूट पर वास्किट पहने दिल में अपने बच्चों की खुशियों की दुआएं लिए आज खुद बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लॉन्ज में औरतों का रश था। शोर शराबा अलग मचा था। किसी को अपनी तैयारी की फिक्र थी तो किसी की गॉसिप्स ख़त्म होने में नहीं आ रही थीं। अक्सर के तो बच्चों ने ही इन्हें तिगनी का नाच नचाया हुआ था। ख़वातीन के साथ लॉन्ज में तस्नीम बेगम मौजूद थीं, जो अपनी कज़न यानी ज़िशान की अम्मी के साथ महवे गुफ्तगू थीं और साथ हर आने वाले से मुबारकबाद भी वसूल कर रही थीं। ऐसे में शहनाज बेगम जल्दी जल्दी कमरे से निकलीं। काम वाले रेशमी जोड़ी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ रेशमी दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों में परांदा डाले सीधा तस्नीम बेगम के पास आईं। अम्मी जी, आपने हार मंगवा लिया था ना? उनके पास झुककर पूछा। हाँ, मैंने शानी को कह दिया था, वो ले आया है, उन्होंने बताया। तो शहनाज बेगम तसल्ली से अपनी भावज की तरफ मुतवज्जो हो गई। उनके दोनों भाई अपने भांजों के फंक्शन के लिए अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी और जवान लग रही हैं। लग ही नहीं रहा कि आपके बेटे का निकाह है, शहनाज बेगम की छोटी भावज ने खुश दिली से कहा। तो वो हंस दी। बस इतनी तारीफ करो कि मैं हजम भी कर सकूं, बदहजमी ना हो जाए मुझे, उन्होंने कहा तो सब हंसने लगे। शहनाज बेगम भी वहीं सबके साथ बैठ गईं। यूं भी तैयारियां मुकम्मल थीं, बस मेहमानों ने इकट्ठा होना था। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाएं तो पहला कमरा मनाम का आता था, जहाँ मनाम की कज़नों ने सुबह से डेरे डाले हुए थे। मनशा भी वहीं तैयार हो रही थी। पिस्ता कलर के पंजाबी तर्ज के शलवार सूट में हल्के मेकअप में, कानों में झुमके डाले, माथे पर दरमियानी साइज़ का टीका लगाए, कलाइयों में चूड़ियाँ भरे, वो बहुत प्यारी लग रही थी। पूरे कमरे में लड़कियों की ज्वेलरी और मेकअप बिखरा था, जो वो साथ साथ समेटने की कोशिश भी कर रही थी, मगर वो था कि समेटने में नहीं आ रहा था। मनाम गज़ल के साथ पार्लर गई हुई थी, जिन्हें लेने के लिए ज़िशान रवाना हो चुका था। दीवार के पार शिफान का कमरा था, वहाँ भी हंगामा मचा था, लेकिन कुछ अलग नोयत का। शिफान ऑफ वाइट कलर के शलवार सूट पर वाइट वास्किट पहने हुए था, जिसके कॉलर और नीचे किनारों पर सुनहरी रंग की कढ़ाई हुई थी। आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। बाल बाईं तरफ सेट किए, वो मुकम्मल तैयार था। बस अपनी दुल्हन के आने की घड़ियां गिन रहा था और साथ साथ अपने कैमरे पर कब्जा किए। अपने कज़नों और दोस्तों को भी घूरता, जो तस्वीरें कम बना रहे थे और एक दूसरे से लड़ ज़्यादा रहे थे।
कोई कहता कि मेरी भी कोई तस्वीर बना दे, तो किसी ने शोर डाला हुआ था कि मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आई, दोबारा बनाओ। अब मुझ गरीब को भी एक आध तस्वीर बना लेने दो, दुल्हा मैं हूँ, शिफान ने तंग आकर गुस्से से कहा। तो सबने एक लम्हा मुड़कर उसे देखा जो तपा बैठा था, फिर से अपने शुगल में मसरूफ हो गए। शिफान ने दांत भींचे लान दी। इतने में शहनाज बेगम कमरे में आई। चलो भाई बच्चों, सब नीचे आ जाओ, ढोलकी वाला आ गया है और मेहमान भी इकट्ठे हो गए हैं, कोई रौनक शौनक लगाओ, चलो शाबाश। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। क्यों नहीं आंटी, हमारे यार की शादी है, आज तो फट्टे चक देने हैं। आहल ने जोश से कहा। बस भाई, अपने पट्ठों का ख्याल रखना, दाऊद ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो सब हंस दिए। आपा आ जाएं, अब अहमद भाई बुला रहे हैं, मन्नू भी आ गई है, महनाज बेगम ने कमरे में आते बताया। तो बेसाख्ता शिफान मुस्कुरा दिया। महनाज बेगम भी काम वाले शलवार सूट में बालों का जूड़ा बनाए, उसमें गजरे लगाए तैयार श्यार थीं। दोनों बहनें बहुत ग्रेसफुल लग रही थीं, माशाल्लाह, सदके जाऊं। महनाज बेगम ने आगे बढ़कर शिफान को प्यार दिया तो वो उनका बेटा ही तो था। दोनों भाइयों और बहनों ने कभी एक दूसरे के बच्चों में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं रखा था। चलो भाई, वरना तुम्हारे फादर साहब आज के दिन तुम्हारी छितर परेड ही ना कर दें। आज तो उन्होंने पहनी भी खेड़ी है। शहनाज बेगम ने हंसते हुए कहा। तो सब लड़के पहले नीचे भाग गए। उनके पीछे शहनाज बेगम और महनाज बेगम दोनों के साथ दुल्हा मियाँ नीचे आए तो सबसे पहले अपनी नानी से मिले। तस्नीम बेगम ने नोटों का हार उसे पहनाया और फिर सब लॉन की तरफ निकल गए। ढोलियों ने सबको जोश दिलाया हुआ था। सब लड़कों और मर्द हजरात ने खूब झूमर डाली। सबने अहमद साहब और रऊफ साहब को भी साथ मिलाया। बड़े मर्द हटे तो लड़कों ने भंगड़े डाले। आहल और दाऊद ने शिफान को भी साथ घसीटा। सब लड़कों के दरमियान उसने भी भंगड़े डाले। लड़कों ने मिलकर उसे ऊपर उठाया और खूब वोटिंग की। उसके बाद वो अपने माँ बाप, नानी, चचा और आनी के साथ स्टेज तक आया। लाउंज के दरवाजे से स्टेज तक लड़कियों ने शिफान का फूलों से इस्तकबाल किया। वो स्टेज पर बैठ गया तो रऊफ साहब और महनाज बेगम ऊपर मनाम के कमरे में आ गए, जो कुछ देर पहले ही पार्लर से आई थी। मेरा बेटा तैयार है, रऊफ साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। जी पापा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से उन्हें देखा। मेरी बेटी अब हमेशा मेरे पास रहेगी, ये बात ही मेरे लिए सुकून के लिए काफ़ी है। उन्होंने हंसते हुए कहा। मेरा बच्चा नज़र ना लगे, माशाअल्लाह। महनाज बेगम ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखें भर आईं। पापा मम्मा ठीक तो है ना, आज इतना प्यार कर रही हैं मुझे, उसने ताज्जुब से रऊफ साहब को देखकर पूछा। तो वो कहका लगा गए। बदतमीज़। और हाँ, निकाह है तुम्हारा, चुप करके बैठना, ज़्यादा जुबान ना चलाना। वो वापस अपनी टोन में आई तो मनाम हंस दी। अब लगी है ना मेरी मम्मा, माँ के सीने से लग गई तो उन्होंने ढेर सारी दुआएं दी। वो अपने मम्मा पापा के हाथ पकड़े लॉन में आई तो लड़कियों ने उसकी राहों में फूल डाले और सामने खड़े शिफान अहमद ने तो पलकें ही बिछा दी। ऑफ वाइट कलर के भारी काम वाले गरारे और उसी रंग के घुटनों से जरा ऊंची कमीज में लाल रंग का हैवी दुपट्टा सर पर टिकाए, गले में 9 लखा हार, कानों में बड़े बड़े झुमके, कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां पहने, मांग टीका सजाए, पैरों में लाल रंग के खुसे, थोड़े से डार्क मेकअप में पलकें झुकाए, सहज सहज कर चलती आज शिफान के दिल की दुनिया हिला गई थी। इस रूप में उसने पहली बार उसे देखा था और क्या क़यामत था ये रूप, शिफान को आज अंदाज़ा हुआ था। स्टेज के करीब आई तो शिफान ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा और अपने साथ स्टेज पर बिठाया। मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। मनाम के आते ही निकाह शुरू करवाया गया। दोनों के वालिदैन स्टेज पर मौजूद थे। गज़ल, ज़ीशान, दाऊद और मंशा वहीं स्टेज के पास नीचे खड़े थे। दाऊद के हाथ में शिफान का कैमरा था। फोटोग्राफर के होने के बावजूद शिफान ने उसे ख़ास ऑर्डर दिया था कि जब वो दोनों साथ बैठें तो वो उनकी एक अच्छी सी तस्वीर लेकर फ़ौरन निकलवाए और ऊपर उसके साइड दराज में रख दे, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। निकाह ख्वाह ने मनाम से इजाबो कबूल किया तो उसने एक लम्हे के लिए अपने पापा को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया तो उसने आहिस्ता से कबूल है कह दिया। रऊफ साहब ने निकाह के पेपर्स मनाम को दिए तो उसने मुस्कुराहट दबाकर शिफान को देखा। मुझे एक वादा चाहिए। वो मिनमिनाई तो शिफान ने अबरूज काए उसे देखा। कैसा वादा? वो भी मुस्कुराया। वादा करो कि शादी के बाद मुझे नॉवेल्स पढ़ने दोगे और मुझे नॉवेल्स गिफ्ट भी करोगे। बताओ, करोगे तो मैं साइन करूंगी, मनाम ने सरगोशी के अंदाज में कहा। तो शिफान ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया कि ये लड़की यहाँ भी नॉवलों की जान नहीं छोड़ेगी। वादा करता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें नॉवेल्स पढ़ने दूंगा और लाकर भी दिया करूँगा। वादा रहा। बड़ी चाहत से वादा किया तो उसने मुस्कुराकर साइन कर दिए। उसके बाद इजाबो कबूल की बारी शिफान की आई तो उसने एक लम्हे की भी देर लगाए बगैर अपनी मन्नू को कबूल किया। निकाह के बाद मुबारकबाद और दुआओं का सिलसिला चला। सबने बारी बारी आकर इन दोनों को दुआएं और प्यार दिया। खाने के बाद दूर दराज के रिश्तेदार रवाना हुए तो घर के लोगों ने वहीं लॉन में महफिल जमाई। स्टेज के सामने ढोलकी रखे, गज़ल ढोलकी बजाने लगी और सब लड़कियां और घर की ख़वातीन उसके इर्द गिर्द जमा होकर टप्पे गाने लगीं। मर्द हजरात ड्राइंग रूम में जमा हो गए। दाऊद, आहल, माज और इनके मामू के बेटे वहीं ढोलक की महफिल लिए बैठे उल्टे सीधे सुर लगा रहे थे। उसके बाद सब वहीं बैठकर गपशप करने लगे। रात के 12 बजे तक महफिल बर्खास्त हुई।
और देखकर अनम ने वहां से उठना चाहा। वो थक गई थी, कमर तक अकड़ चुकी थी। मंशा उसे ऊपर छोड़कर उसके लिए खाना गर्म कराई। मनाम ने खाना खाकर बर्तन मुलाजमा के हाथ वापस भिजवाए और यूं ही बेड पर नींदराज हो गई। तैयारी अभी तक वैसी ही थी। अभी उसने आंखें मूंदी ही थी कि मोबाइल की मैसेज टोन बजी। निकाह मुबारक मन्नू, फाइनली यू आर मनाम, शिफान नाउ। मैसेज शिफान का था, जिसे पढ़ते ही वो मुस्कुरा दी। आरज लाल गुलाल हुए। तुम्हारा गिफ्ट साइड टेबल की पहली दराज में रखा है। दूसरा मैसेज आया तो उसने सरस से दराज खोली। अंदर काले और सुनहरी रंग के एल्बम रखी थी। मनाम ने एल्बम उठाकर खोली। वो मुंह खोले एक एक तस्वीर देख रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि शिफान इस तरह इतने सालों से उसकी तस्वीरें महफूज करता आ रहा था। हर तस्वीर के साथ उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। पागल। आखिर में मन्नू की चांद रात की, ईद की और आज की दो दो तस्वीरें लगी थी और सबसे आखिरी तस्वीर में वो दोनों एक साथ बैठे थे और इस तस्वीर के साथ कुछ लिखा था। आज हर अक्स मुकम्मल हो गया मन्नू। मनाम ने इस सतर पर हाथ फेरा। हर अक्स कामिल बाशमा। मनाम ने फारसी में लिखकर शिफान को पैगाम भेजा। मन दरे इश्क बाशमा हस्तम। शिफान ने जवाबन लिखा तो वो मुस्कुराकर आंखें मूंद गई। उसी पल दरवाज़ा बजा तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला। शिफान दरवाजे के फ्रेम में हाथ खड़े किए खड़ा था। अपनी नई नई बीवी को देखकर मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनाम ने अबरू उचकाए। देखने आया था कि तो तुम्हें गिफ्ट पसंद भी आया कि नहीं। मुस्कुराहट हुनूस कायम थी। इतना बुरा नहीं था, मनाम ने शरारत से कहा। शिफान ने खुबकी से घूरा तो वो खुलकर हंस दी। बहुत प्यारा था, मुझे नहीं पता था तुम मेरी पिक्चर सेव करते हो। मनाम की बात पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। आप तो खुद हमारे दिल में महफूज हैं, बड़े गंभीर लहजे में कहा तो मनाम के गाल दहके। अच्छा जाओ, अब बड़े बाबा ने देख लिया तो 2 दिन बैठ नहीं पाओगे। अपनी हालत छुपाने को मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो हंस दिया। अरे अब तो सर्टिफिकेट मिल गया है, अब कोई डर नहीं फादर साहब की जूतियों का, बड़ी दिलेरी से कहा। जब अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आई तो लो भैया, शिफान मियाँ बिजली की सी तेज़ी से अपने कमरे में गायब। मनाम उसकी हरकत पर गर्दन पीछे फेंक कर हंस दी।